नमस्कार और स्वागत है सभी का क्रिकेट टुडे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रवीण और मेरे साथ है अंकित जी। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के रिटेंशंस पर। आईपीएल के रिटेंशन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, बहुत करीब आ गई है। और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी टीम के प्रोबेबल रिटेंशंस क्या हो सकते हैं। जी हाँ, जहाँ तक रिटेंशन की बात करें तो कहीं ना कहीं अब सभी टीम जो है वो कहीं ना कहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों पर दांव खेलने जा रही हैं और कुछ टीमें कुछ बड़े खिलाड़ियों को रिलीज़ करने जा रही हैं। तो हम आज अपने शो में इसी चीज़ को विस्तार से बताएंगे कि कौन सी 10 टीमें कौन से बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी और कौन से बड़े खिलाड़ियों को रिलीज़ करेंगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, टीमों के रिटेंशंस पर जाने से पहले बात कर लेते हैं रिटेंशन रूल्स की। तो कुछ मेजर रूल है अंकित भाई, 4-5 मेजर रूल है, जिसमें सबसे पहला ये है कि 6 रिटेंशंस हर टीम को अलाउड है। इसका कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है डोमेस्टिक प्लेयर्स हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स हो या फिर इंडिया के कैप्ड प्लेयर्स हो। आप किसी भी कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपके 6 रिटेंशंस है तो उसमें से एक अनकैप्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा आरटीएम कार्ड की वापसी हुई है। आरटीएम आखिरी बार 2017 में यूज हुआ था। 2022 के ऑक्शन में आरटीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ था, पर 2025 आईपीएल के ऑक्शन के लिए आरटीएम कार्ड की वापसी हुई है। और इसका कुछ भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो 6 के 6 आरटीएम यूज कर लो, आप चाहे तो 6 के 6 रिटेन कर लो और 0 आरटीएम के साथ ऑक्शन में जाओ। तो ये थे कुछ मेजर रूल्स। जी हाँ, इसके अलावा रिटेंशन स्लैब को भी आपके बारे में बता दें कि इसके बारे में भी आपको जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ तक जो पर्स वैल्यू जो तय की गई है कि सपोज कीजिए आपको किस खिलाड़ियों को कौन से नंबर पर प्रायोरिटी देनी है, तो जो पहले नंबर का खिलाड़ी है जिसे आप रिटेन करना चाहते हैं उसे आपको कम से कम 18 करोड़ रुपए में रिटेन करना होगा। जिसे आप सेकंड प्रायोरिटी देते हैं उसे 14 करोड़। इसके अलावा तीसरा खिलाड़ी अगर आप जो रिटेन करेंगे उसे 11 करोड़। और इसके बाद अगर आप चौथा या पांचवा खिलाड़ी भी रिटेन करना चाहते हैं तो चौथा खिलाड़ी को आपको फिर से 18 करोड़ रुपए देने होंगे। और वहीं पांचवा खिलाड़ी अगर आप रिटेन करेंगे तो 14 करोड़। लेकिन रिटेंशन में एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं जहां 18 करोड़ रुपए जो कहीं ना कहीं पहली प्रायोरिटी पर तय की गई है, ये कहीं ना कहीं प्लेयर और टीम के बीच में भी समझौता हो सकता है। सपोज कीजिए रोहित शर्मा है, अगर मुंबई इंडियंस उन्हें 18 करोड़ रुपए में रिटेन कर रही है लेकिन रोहित शर्मा चाहते हैं कि उन्हें 25 करोड़ रुपए मिले, तो कहीं ना कहीं अगर दोनों फ्रेंचाइजी और रोहित शर्मा के बीच में अगर ये समझौता हो जाता है तो जो पर्स वैल्यू है 120 करोड़ रुपए की जो पर्स वैल्यू है उसमें से वो 25 करोड़ रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, इस रूल को हायर ऑफ द टू रूल कहते हैं। यानी कि जो स्लॉट वैल्यू है, जो कि अभी एग्जांपल में बताया इन्होंने रोहित शर्मा का, वैसे वो बस एक एग्जांपल है, कोई ऐसी खबर नहीं है। हाँ, खबर नहीं लेकिन जो 18 करोड़ का पर्स वैल्यू स्लॉट वैल्यू बताया और जो 25 करोड़ की अंडरस्टैंडिंग बताई टीम और प्लेयर के बीच में, इन दोनों में से जो हायर रहेगा उसे पर्स में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। हायर ऑफ द टू रूल है। इसके अलावा अनकैप्ड प्लेयर के लिए भी 4 करोड़ रुपए पर्स से काटे जाएंगे अगर आप अनकैप्ड प्लेयर को, महेंद्र सिंह धोनी को, रिटेन करते हो। महेंद्र सिंह धोनी की बात हुई तो भाई चलते हैं सीधे सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स पर। और ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि महेंद्र सिंह धोनी रिटेन हो रहे हैं एज अनकैप्ड प्लेयर। सुनने में तो ये भी आया था कि ये जो रूल है उनके लिए ही लाया गया था। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपका ये जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अनकैप्ड खिलाड़ी का रूल क्या है। तो अनकैप्ड खिलाड़ी के रूल का अगर आपको हम डिफाइन करें तो इस रूल के मुताबिक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो 5 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है उसे इस बार रिटेन किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये रूल महेंद्र सिंह धोनी को देखकर ही बनाया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और आईपीएल का एक बहुत गहरा लगाव है। महेंद्र सिंह धोनी जो है एक स्पेशल पर्सनैलिटी है। आप ये भूल जाइए कि वो खिलाड़ी कैसे हैं, आप ये भूल जाइए कि उनकी फिटनेस कैसी है। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो फैंस और अपोजिशन टीम के लिए भी वो एक इमोशन है। और उस इमोशन का पैसा भी, उसकी वैल्यू भी बहुत है पैसे की, कि चाहे जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, चाहे बीसीसीआई है, वो महेंद्र सिंह धोनी से बहुत पैसा कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं, और इस बार जो सीएसके के सीईओ हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक इशारा भी दे दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। और धोनी ने खुद इनफैक्ट इंटरव्यू में अभी कुछ दिन पहले कहा है कि कुछ सीजन का खेल मेरा बाकी है। तो हो सकता है 2025 नहीं 2026 में भी वापस आए महेंद्र सिंह धोनी। तो खैर, महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही बात कर लेते हैं सीएसके के बाकी सारे प्रोबेबल्स की। आपके हिसाब से कौन से प्लेयर्स रिटेन होने वाले हैं? हाँ, जहाँ तक रिटेंशन की बात करें तो मेरी लिस्ट में जो सबसे पहला नाम सीएसके के लिए आता है वो है रविंद्र जडेजा। सबकी लिस्ट में? हाँ, सबकी लिस्ट में, शायद वो आपकी लिस्ट में भी हो। दूसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़, तीसरे नंबर पर मथीसा पथिराना, और चौथे नंबर पर जो कि हमारे सबसे यंग प्लेयर हैं और अनकैप्ड खिलाड़ी भी हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है। तो वो कहीं ना कहीं मेरी लिस्ट में है। इसके बाद
जो बाकी खिलाड़ी हैं, अगर 6 खिलाड़ी अगर हम देखें तो समीर रिजवी और तुषार देशपांडे, इनके लिए चेन्नई सुपर किंग्स कहीं ना कहीं आरटीएम यूज़ कर सकती है। और जहाँ तक मैंने मथीसा पथिराना का नाम लिया वो इस वजह से लिया क्योंकि कहीं ना कहीं आईपीएल में डेथ स्पेशलिस्ट और यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाजों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया है, ऐसा लसित मलिंगा ने करके दिखाया है, और मथीसा पथिराना पिछले 2 सीज़न से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 11 करोड़ रुपए में मथीसा पथिराना एक बहुत अच्छी डील हो सकते हैं। बिल्कुल, पथिराना 6 के 6 यॉर्कर्स डाल सकते हैं, ऐसा उन्होंने श्रीलंका के लिए भी किया है, ऑल्दो श्रीलंका के लिए रिकॉर्ड थोड़े से इफी रहे हैं उनके, लेकिन पथिराना शुड बी इन। अब ऐसे एक खिलाड़ी का नाम भूल रहे हैं जिसे कई लोग युवराज सिंह से भी कंपेयर करते हैं, फ्लेयर है उनमें, स्पिनर्स को बैश करते हैं, शिवम दुबे। जी हाँ। आपके लिस्ट में क्या वो नहीं होंगे? नहीं, शिवम दुबे को मैं डेफिनेटली रखना चाहूँगा अपनी टीम में, लेकिन अगर उनको मैंने किसी रीज़न से नहीं रखा है तो वो है पर्स वैल्यू, क्योंकि मैंने जो प्रायोरिटी दी है वो उन 3 खिलाड़ियों को दी है कि 18, 14 और 11 करोड़। उसके बाद अगर आप किसी खिलाड़ी को रिटेन करते हैं तो आपको 2 खिलाड़ियों को 18 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि शिवम दुबे के परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, खिलाड़ी के तौर पर भी वो एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, स्पिन को बढ़िया खेलते हैं और पिछले 2 सीज़न से ज़बरदस्त पावर हिटिंग करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने जितने भी उन्हें मौके मिले अच्छी उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, फाइनल में काफ़ी अच्छा योगदान रहा, काफ़ी अच्छा योगदान दिया। लेकिन जहाँ बात आईपीएल की आती है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक तो पर्स वैल्यू, दूसरा कहीं ना कहीं शिवम दुबे की एक फिटनेस भी अभी कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, क्योंकि पिछले 2 सीज़न से पिछली जो इंडिया की 2 सीरीज़ हैं वो ड्रॉप हुए हैं फिटनेस की वजह से। तो फिटनेस पर भी कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स ध्यान देना चाहेंगी कि उनकी फिटनेस कैसी होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली शायद वो आरटीएम यूज़ कर सकते हैं उनके ऊपर जब ऑक्शन होगा। फिटनेस पर भी सवाल है। मुझे मेरी लिस्ट में शिवम दुबे भी लिस्ट में होंगे। मैं आपको अपने स्लैब्स के हिसाब से नहीं बताऊंगा, मुझे जो लग रहा है कितने करोड़ में कौन रिटेन होगा। मुझे लग रहा है कि जड्डू 18 करोड़ नो ब्रेनर। मेरे हिसाब से ऋतुराज को भी 18 करोड़ में रिटेन करेगी सीएसके, क्योंकि ऋतुराज इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। मतलब ऋतुराज और सीएसके, शायद संजू और आरआर जैसा केस हो सकता है कि 10 साल तक, लंबे समय तक कप्तान बने रहे। जी हाँ। तो ऋतुराज एक ऐसा खिलाड़ी जिसे शायद आप 14 करोड़ में रिटेन करने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है 18 करोड़ में जा सकते हैं। और फिर मेरे हिसाब से दुबे 14 करोड़ में आएंगे। पथिराना आपके लिस्ट की तरह मेरे लिस्ट में भी 11 करोड़ पर रिटेन होंगे, क्योंकि उतनी वैल्यू डिमांड करते हैं। अगर ऑप्शन में जाएंगे तो उतने लगेंगे। लेकिन दुबे अगर देखा जाए तो मिडिल ओवर्स में जैसे उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, उनके आसपास सिर्फ आरसीबी के रजत पाटीदार आते हैं। तो रजत पाटीदार और शिवम दुबे काफी हॉट प्रॉपर्टी हैं। मुझे नहीं लगता है कि आरसीबी और सीएसके दोनों ही इन दोनों को जाने देंगी। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप अपनी जगह पर सही हैं, और जहाँ आपने बिल्कुल सही ये अपने ओपिनियन से सही पॉइंट बताया। लेकिन एक नाम और हम भूल गए चर्चा करना, वह तुषार देशपांडे, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर पेस बॉलिंग अटैक की बात करें सीएसके के लिए तो लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा विकेट भी सीएसके के लिए ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन पर भी चेन्नई सुपर किंग्स अपना दाव खेलना चाहेगी, या तो 11 करोड़ आरटीएम खेलना चाहेगी। वैसे तो रिटेन नहीं करेगी, रिटेन तो नहीं करेगी उन्हें। तो अभी तक आपके हिसाब से 4 रिटेंशन सर्टेन है, जो कि हैं ऋतुराज, जड्डू, पथिराना और महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा समीर रिजवी को रिटेन करने से बेहतर होगा कि कुछ आरटीएम्स लेकर जाए। और तुषार देशपांडे, हमने कॉनवे और रचिन रविंद्रा के बारे में बात नहीं की, तो वो भी पिक्चर में आते हैं, क्योंकि रचिन रविंद्र मतलब ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग वर्ल्ड क्रिकेट में। तो 23-24 इयर्स के हैं, आराम से 10-12 साल का करियर उनका बाकी है। तो रचिन रविंद्र और इवन कॉनवे अपने करियर के पीक पर है, मतलब व्हेन ही हिट्स बिग। पिछले आईपीएल में आई थिंक 23 सीजन में, लास्ट ईयर वो इंजर्ड थे, पिछले आईपीएल में उन्होंने जबरदस्त स्टार्ट दिया था सीएसके के लिए। तो मुझे लग रहा है कि 5 खिलाड़ियों के साथ जाना चाहेंगे। ऋतुराज, जडेजा, शिवम दुबे, पथिराना, एमएस धोनी। और इसके अलावा एक आरटीएम लेकर जाएंगे, जो कि तुषार देशपांडे पर शायद यूज करना चाहें, बिकॉज बॉलिंग थोड़ी इंडियन प्लेयर है और बॉलिंग थोड़ी क्वेश्चनेबल रही भी है। तुषार पर इन्वेस्टमेंट किया है, शायद तुषार पर यूज करना चाहें, या फिर कॉनवे और रचिन रविंद्रा में से किसी एक पर। जी हाँ, बिल्कुल। तो 5 रिटेंशंस, एक आरटीएम, दैट वाज चेन्नई सुपर किंग्स फॉर यू। एनी चेंज देयर? नहीं, सही है, बिल्कुल यही है।
इसके अलावा अब दूसरी टीम पर चर्चा करें। जी, अब चलते हैं हम सनराइजर्स हैदराबाद पर। भाई पिछले बार के फाइनलिस्ट थे, पिछले बार मतलब ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। बहुत कैसे मारते हैं IPL यार, खेला बहुत जाएगा। मारते हैं बहुत मारते हैं भाई। तो यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद के पास इतने सारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्हें पिक और रिलीज करने में कहीं ना कहीं उनमें कंफ्यूजन बहुत होगी। कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये टीम पहले भी अच्छी थी, परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी। इस टीम को अच्छा बनाया है दी ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी जिस पर मीम्स भी बनते हैं, पर जो कई हद तक सच भी है पैट्रिक कमिंस की कप्तानी ने। आई थिंक देयर इज समथिंग अबाउट पैट कमिंस कि वो ऐसे नहीं हो सकता है जैसे धोनी के बारे में भी कहा जाता है कि जो भी वो टच करते हैं टर्न्स टू गोल्ड। कमिंस के बारे में भी काफ़ी हद तक वो चीज़ सही है कि वो जहाँ भी जाते हैं, जिस भी टीम का पार्ट बनते हैं, वो टीम अच्छा परफॉर्म करने लगती है। शायद देयर इज समथिंग अबाउट हिम द कमिंस द कैप्टन कि आप उन्हें कभी भी चैलेंज कीजिए। उन्हें बोला गया कि आप T20 के अच्छे गेंदबाज नहीं हो इस IPL में। आई मीन 2024 IPL में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनके ODI परफॉर्मेंसेस पर सवाल थे, वर्ल्ड कप जीत लिया। टेस्ट में तो मतलब शायद बुमराह और पैट कमिंस द टॉप 2 बॉलर्स इस जनरेशन के। तो पैट्रिक कमिंस एक जनरेशनल बॉलर है और देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि पैट कमिंस 18 करोड़ में पहली उनकी रिटेंशन होने वाली है। लास्ट ईयर उन्हें 24 करोड़ और 75 लाख रुपए में उन्हें खरीदा गया था। तो कहीं ना कहीं वो अपनी डिमांड भी रख सकते हैं कि मेरी वैल्यू तो यही रहेगी। पॉसिबल है, ये हो सकता है। हालांकि 18 करोड़ फॉर अ फास्ट बॉलर, फॉरेन फास्ट बॉलर इज गुड इनफ। हाँ। क्योंकि कमिंस को उतने पर मान जाना चाहिए, सवाल ज़्यादा नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स फॉरेन आने वाले हैं इस बार। बहुत सारी टीमें रिलीज़ करेंगी, बहुत सारे बॉलर्स, जोफ्रा आर्चर वगैरह भी ऑक्शन में उतरेंगे। देखना होगा नॉर्किया भी ऑक्शन में हो सकता है आ जाए, रबाडा आ सकते हैं ऑक्शन में। तो बहुत बड़े बड़े बॉलर्स ऑक्शन में आने वाले हैं। 18 करोड़ इज अ वेरी फेयर डील फॉर पैट्रिक कमिंस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पैट कमिंस तो हो गए। उसके अलावा आपको कौन सा लगता है कि किस खिलाड़ी को कहीं ना कहीं SRH रिटेन करने जा रही है? वन नेम, हेनरिक क्लासन। इस वक्त T20I के मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स हेनरिक क्लासन 18 करोड़ में रिटेन होने वाले हैं, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा में भी चले जाएं। जैसी खबरें आ रही थी, 23 करोड़ की खबरें आ रही थी। उतना शायद नहीं जाएंगे, 18 करोड़ में रिटेन होंगे, बट हेनरिक क्लासन रिटेन जरूर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस हिसाब की वो पावर हिटिंग करते हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बल्लेबाजी की भारत के खिलाफ, लास्ट ईयर IPL में भी जिस तरीके से विस्फोटक बल्लेबाजी की, और जैसा सनराइजर्स हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर है, तो मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं एक पावर हिटर की ज़रूरत है, और उनसे बेहतर स्पिन और पेस बॉलिंग अटैक को मिडिल ओवर्स में मुझे लगता है कि आज के टाइम में T20 क्रिकेट में कोई भी नहीं खेल सकता। और गेम फिनिश करने की जो उनकी स्किल है कि आए हैं तो खत्म करके जाएंगे। फाइनल में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी याद होगा। जी हाँ, बहुत धड़कनें बढ़ा दी थी हमारी सबके हलक। हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट खींच लिया था हमारे हाथ से मैच। वो तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा या सूर्या का हाथ रहा, हैंड ऑफ गॉड। जरूर। इसके अलावा मुझे लगता है कि ट्रैविस हेड को रिटेन करना चाहेंगे। शायद आपके डिफरिंग ओपिनियंस थे इस पे, बट मेरे हिसाब से ट्रैविस हेड को रिटेन करना जरूर चाहेगी SRH, क्योंकि अभिषेक शर्मा का भी कहना था कि इट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रैविस हेड। वो ट्रैविस हेड का इन्फ्लुएंस था, जिस वजह से वो भी फील कर रहे थे कि हाँ यार मुझे भी मारना चाहिए। तो ये कल्चर ले आने में शायद जितना हाथ कमिंस का रहा, उस कल्चर को इम्प्लीमेंट करने में उतना ही रोल इंपॉर्टेंट ट्रैविस हेड का रहा। तो मुझे लगता है 14 करोड़ ट्रैविस हेड इज अनदर नो ब्रेनर। आपके क्या थॉट्स हैं? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड के टैलेंट में, और जिस हिसाब से आपने पर्स वैल्यू बताई 14 करोड़, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बात आती है कि जो ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं IPL को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। तो लंबे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा पर दाव खेलना चाहेंगे, क्योंकि वो इंडियन खिलाड़ी हैं। तो 4-5 साल आप उन पर आराम से दे सकते हैं। वहीं पर्स वैल्यू पर भी ये डिपेंड करेगा। जहाँ तक कि पैट कमिंस है, मेरे हिसाब से जो पर्स वैल्यू होनी चाहिए वो पैट कमिंस 18 करोड़ और 14 करोड़ में हेनरिक क्लासन, उसके अलावा 11 करोड़ रुपए में अभिषेक शर्मा को होना चाहिए। इसके अलावा जो RTM है वो आप यूज़ करना चाहेंगे ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी। ये भी एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। ट्रेविस हेड को अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो यकीनन वो 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा में ही बिकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यहीं पर आ जाती है कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो जितने भी हैं वो IPL को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है, तो कोई फ्रेंचाइजी इतना बड़ा रिस्क उन्हें रिटेन करके नहीं लेना चाहेगी। ओके। मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि अगर ऑक्शन में आते हैं तो वो ट्रैविस हेड 15 करोड़ में जाएंगे ही जाएंगे, और अगर 15 में जाना है तो क्यों ना 14 करोड़ में उन्हें रिटेन कर लिया जाए। मेरे हिसाब से क्योंकि रिपोर्ट्स आ भी रही हैं कि क्लासन 23 करोड़ तक जाने वाले हैं, 14 में रोकना उन्हें बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्लासन भी शायद 18 तक जाए। मेरी लिस्ट कुछ ऐसी आ रही है कि कमिंस और क्लासन 18 करोड़, ट्रैविस हेड 14 करोड़,
अभिषेक शर्मा 11 करोड़, और इसके अलावा 2 आरटीएम लेकर आएंगे। हमने एक और प्लेयर की बात नहीं की, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, टी नटराजन। जी हाँ, अगर और इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार भी कुमार है, सुंदर भी है, इसी टीम का हिस्सा है। किसी के लिए भी आरटीएम यूज किया जा सकता है। शायद भुवनेश्वर कुमार और सुंदर रिटेंशन लिस्ट में ना आए, क्योंकि 11 करोड़ रुपए थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। टी नटराजन हो सकता है रिटेंशन लिस्ट का पार्ट बन जाए। मुझे लग रहा है उनके लिए आरटीएम यूज किया जाएगा और 4 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी। कमिंस, क्लासन, हेड और अभिषेक, ये 4 खिलाड़ी रिटेन होंगे। ठीक है। और इसके अलावा नटराजन, नीतीश कुमार रेड्डी, इन दोनों पर आरटीएम यूज किया जा सकता है। ये मेरी लिस्ट है। हाँ, कहीं ना कहीं जहाँ तक भुवनेश्वर कुमार की और टी नटराजन की आपने बात करी, तो इनमें से कोई एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको रिटेन करना चाहेगी, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार अभी तक कंसीडरिंग द एज, आई थिंक नटराजन के साथ जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक कि टी नटराजन, क्योंकि यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बन गए हैं। जहाँ तक बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो उनका फिटनेस का कहीं ना कहीं अब इशू आने लगा है। वहीं परफॉर्मेंस में भी अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो उतना अप टू द मार्क परफॉर्मेंस भुवनेश्वर कुमार ने नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बार सनराइजर हैदराबाद शायद ये गेम खेल सकती है कि भुवनेश्वर कुमार को रिलीज कर दिया जाए। हालांकि एक बहुत बड़ा कॉल होगा, क्योंकि तो रिलीज करके वापस खरीद भी सकते हैं। हाँ, खरीद भी सकते हैं। आरटीएम उन पे उनके पास यूज कर सकते हैं। के अलावा भी ऑक्शन में ऐसे ऑक्शन में भी खरीद सकते हैं, लेकिन अब उतनी वैल्यू उनको नहीं देंगे जितना अभी तक उनको इससे पहले वैल्यू दी गई थी। बिल्कुल। और भुवी लेजेंड रहे हैं, भुवनेश्वर इंडिया के एसआरएच के लेजेंड रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि एज उनके साइड में नहीं है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या इस प्लेयर को उतनी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्शन है 3 साल के लिए होंगे। तो क्या भुवनेश्वर कुमार से 3 साल तक वो वैल्यू निकाली जा सकती है? थोड़ा मुश्किल होगा भुवनेश्वर को रिटेन करना। टफ कॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एसआरएच ये टफ कॉल लेगी। तो हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है। अंकित जी का कहना है कि हेड पर आरटीएम लगाया जा सकता है। मेरा कहना है कि हेड पर रिस्क नहीं लेंगे और रिटेन कर लेंगे। बट कुछ खिलाड़ियों पर हम श्योर हैं कि कमिंस, क्लासन और अभिषेक शर्मा, ये तीनों ये कंफर्म है। ये 3 कंफर्म है। इसके अलावा हमारे हिसाब से नटराजन, वैल्यू इनकी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इनका रिटेन होना कंफर्म है, कोई सवाल नहीं है। और नटराजन और नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी, इन पर भी आपका आरटीएम लगना कंफर्म है। इसके अलावा ट्रेविस हेड पर वी आर स्प्लिट। बट यही 6 खिलाड़ी हैं जो अब जिनके ऊपर एसआरएच अपना दाव खेलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि हर साल शुरुआत अच्छी करने वाले पर एंड में आकर अपना स्टीम लूज कर देने वाली कौन सी टीम? दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स। जी। तो हम बात कर रहे थे कि सीएसके और ऋतुराज, संजू और राजस्थान जैसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, और संजू पहले रिटेंशन होंगे मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ, बिल्कुल। संजू सैमसन रिटेन होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पहली प्रायोरिटी भी उनको ही देना चाहिए राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सक्सेस अभी तक पिछले 2-3 सालों में राजस्थान रॉयल्स ने पाई है, वो संजू सैमसन की कैप्टनसी का बहुत अहम योगदान उसमें रहा है। जहाँ तक संजू सैमसन पर किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर, अगर मैं दूसरा किसी खिलाड़ी को रिटेन करना चाहूँगा तो वो है यशस्वी जायसवाल। तीनों फॉर्मेट में आप अभी हालांकि वनडे क्रिकेट वो नहीं खेले, लेकिन आईपीएल, T20 क्रिकेट या फिर टेस्ट क्रिकेट, तीनों में पावर हिटिंग ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। तो इसी में कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई संदेह होना चाहिए कि यशस्वी जायसवाल को 1% भी राजस्थान रॉयल ऐसा सोचे कि उन्हें रिलीज़ कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्हें 100% राजस्थान रॉयल रिटेन करना चाह रही है, और शायद संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल दोनों को ही 18 करोड़ रुपए राजस्थान रॉयल्स दे सकती है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे मेरे खिलाड़ी है जिन्हें रिटेन करना चाहेगी राजस्थान रॉयल, वो है जॉस बटलर। लेकिन जॉस बटलर पर हो सकता है कि बहुत बड़ा दाव इस बार ना खेलें, उन्हें 14 करोड़ या फिर 11 करोड़ इतनी पर्स वैल्यू के हिसाब से रिटेन करें, क्योंकि जॉस बटलर का परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस और एज दोनों ही फैक्टर है। एज फैक्टर हालांकि इंग्लैंड को इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करता है, क्योंकि उनके बड़े मतलब बड़ी एज वाले खिलाड़ी भी अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। उनकी फिटनेस को लेकर भी इतना कोई सवाल नहीं रहता है, ज़बरदस्त कीपिंग करते हैं। लेकिन बात आती है कहीं ना कहीं आईपीएल में परफॉर्मेंस की, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो ओडीआई क्रिकेट इतना ज़्यादा खेलते नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में उनका सिलेक्शन होता नहीं है। T20 क्रिकेट लिमिटेड होता है, तो उनका परफॉर्मेंस वो वाला परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ पा रहा है जितना वो पिछले 2-3 साल पहले जॉस बटलर परफॉर्म किया करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जॉस बटलर के स्टॉक्स नीचे जरूर गए हैं। जी हाँ, तो इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि या तो 14 या 11 करोड़ रिटेन तो उन्हें करेंगे,
लेकिन 14 या 11 करोड़। उसके अलावा अब बात आ जाती है एक और बड़े खिलाड़ी की, जिससे कहीं ना कहीं जहां हम 14 और 11 करोड़ में डाइसी हो रहे हैं, तो 14 या तो रियान पराग को मिलेंगे या जॉस बटलर को मिलेंगे, क्योंकि ये 4 खिलाड़ी होने वाले हैं रिटेन तो आप कर। कह रहे हो कि संजू, यशस्वी, पराग और बटलर, ये 4 पहले 4 रिटेंशंस होंगे। हाँ, ये पहले 4 रिटेंशन होंगे। उसके अलावा एक अनकैप्ड खिलाड़ी को भी यूज़ कर सकते हैं, और वो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं पिछले 2 साल से ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि सवाल ये भी हुए थे कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी होना चाहिए था, और वो नाम है संदीप शर्मा। बिल्कुल। ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग में भी बढ़िया योगदान देते हैं। तो कहीं ना कहीं संदीप शर्मा जो हैं वो 4 करोड़ रुपए में अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर कहीं ना कहीं रिटेन हो सकते हैं, और अच्छी खासा मतलब जिसे कहते हैं वर्थ इट है उन्हें 4 करोड़ रुपए में खरीदना। बिल्कुल। और तो जो आपके लिस्ट में यूजी, अश्विन, बोल्ट, इन लोग के बारे में? हाँ, वो इसके अलावा मैं अपनी लिस्ट में युजवेंद्र चहल को कहीं ना कहीं देखना चाहूँगा कि युजवेंद्र चहल और युजवेंद्र चहल फॉर 14 करोड़। नहीं, इनको आरटीएम में कहीं ना कहीं यूज़ करना है। ओके। आरटीएम में यूज़ करना चाहेंगे। और रविचंद्रन अश्विन इस बार रिलीज़ हो रहे हैं, और उन्हें शायद दोबारा राजस्थान रॉयल्स ना खरीदे, और मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं, क्योंकि उनके करियर का आखिरी फेज चल रहा है। तो जहाँ से शुरू कर रहे थे वहीं पर शायद अपने करियर को ख़त्म करना चाहेंगे आईपीएल में, डैड्स आर्मी में वापस। ओके। इसके अलावा वैसे बोल्ट भी आरआर का ही हिस्सा है। हाँ, बोल्ट पर भी आरटीएम यूज़ हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से अभी उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वो न्यूजीलैंड के से हट गए, तो रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो शायद वो इसीलिए हटे थे ताकि आईपीएल और बाकी जो T20 हाँ, बाकी फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल सके, इसी वजह से शायद वो हटे थे। लेकिन अगर उनको रिटेन तो नहीं करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग सकता है कि अगर लेना है तो आरटीएम यूज़ करके टीम में लेना चाहिए। बिल्कुल। रिटेन क्यों नहीं करेगी, इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शायद हमने पहले भी टच किया था इस पे कि इस बार ऑक्शन में कई सारे क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल के फास्ट बॉलर्स आने वाले हैं। तो आपके हो सकता है मिचेल स्टार्क भी आ जाए ऑक्शन में, आपके जोफ्रा आर्चर आ सकते हैं ऑक्शन में, हो सकता है नॉर्किया और रबाडा भी ऑक्शन में आए। तो ऑक्शन में इवन हेजलवुड ऑक्शन में आएंगे इस बार। ऑलमोस्ट सर्टेन है आरसीबी नहीं रिटेन करने वाली है उन्हें। तो हो सकता है ऑक्शन में हो क्या सकता है, इस बार ऑक्शन में बहुत सारे बड़े गेंदबाज आने वाले हैं। इस वजह से बोल्ट को रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि वैल्यू जो है फास्ट बॉलर्स की वो उतनी हाई नहीं जाएगी। 11 करोड़ रुपए बोल्ट नहीं लेकर जाएंगे, कुछ 8-9 करोड़ तक बोल्ट मिल जाएंगे वापस, या फिर कोई इक्वली गुड गेंदबाज उस रेंज में मिल जाएगा। तो बोल्ट पर आरटीएम, इवन इफ अगर चले भी जाते हैं तो आरटीएम लगाना, 12-14 करोड़ देना बोल्ट पे, कोई कुछ खराबी नहीं रहेगी, वो उस तरह के खिलाड़ी हैं। जी हाँ। तो संजू 18, आपके हिसाब से यशस्वी 18, यशस्वी 18 हो सकते हैं। संजू और यशस्वी 18, और पराग और बटलर में से कोई एक 14 और कोई एक 11। बिल्कुल सही। आई थिंक पराग का भी रहना ऑलमोस्ट सर्टेन है। पराग इज वन फॉर द फ्यूचर, और पराग इज अ प्लेयर जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ही ऑलवेज बी अ प्लेयर। वो थोड़े से विराट कोहली किस्म के खिलाड़ी हैं कि कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नापसंद करेंगे, डांस भी करके दिखाते हैं। लेकिन सब कोई उन्हें देखेगा जरूर। रियान पराग कुछ वैसे खिलाड़ी हैं। तो रियान पराग रहेंगे, बटलर रहेंगे। इसके अलावा यूजी और बोल्ट पर आरटीएम। ये है हमारी लिस्ट। आई थिंक आई ऑल्सो अग्री टू दैट। तो ये थे 6 खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के, और अगली टीम पर बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो अंकित भाई, आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स के कौन से रिटेंशंस होने वाले हैं, क्या आरटीएम्स होने वाले हैं, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? देखिए, इसमें मैं ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि किस खिलाड़ी को सबसे पहले डीसी रिटेन करना चाहेगी, और वो नाम है ऋषभ पंत। डीसी रिटेन करना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, अगर ऋषभ पंत रिटेन होना चाहे तो। जी हाँ, ये भी एक कहीं ना कहीं ऐसी रिपोर्ट्स, जैसा कि आपने भी बताया था कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऋषभ पंत शायद ऑक्शन में उतर सकते हैं जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ फ्रेंचाइजी की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स तो हर हाल में ऋषभ पंत को रिटेन करना चाहेगी, और मेरे हिसाब से भी अगर वो रिटेन होते हैं तो 18 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत, 14 करोड़ रुपए में अक्षर पटेल, और उसके बाद 11 करोड़ रुपए में ट्रिस्टन स्टब्स या फिर जैक फ्रेजर मैकगर में से कोई एक खिलाड़ी। और वो अगर मेरी चॉइस हो तो मैं कहीं ना कहीं जैक फ्रेजर मैकगर को कहीं ना कहीं रिटेन करना चाहूँगा। तो ये मेरी लिस्ट होगी। उसके अलावा आरटीएम अगर यूज़ करना चाहें तो आप ट्रिस्टन स्टब्स या फिर कुलदीप यादव पर आरटीएम यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी लिस्ट है जी। ओके, मेरी लिस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। मैंने ऋषभ को 18 दिए हैं, अगर ऋषभ रुकना चाहें तो।
मेरे लिस्ट में स्टब्स को मैंने 14 करोड़ पर रोका है, क्योंकि मैं काफ़ी हाईली रेट करता हूँ स्टब्स को। आई थिंक जो पावर है उनके पास, जो एकदम बॉक्सर वाली फिजिक भी है उनकी, और पावर भी जो उनके पास है, आई थिंक ही इज़ राइट अप देयर हेनरिक क्लासन वगैरह, मे बी एक लेवल नीचे, बट ही इज़ राइट अप देयर। तो स्टब्स और प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। स्टब्स अभी क्या 24-25 साल के हैं, तो मे बी दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी डिविलियर्स का रोल प्ले कर सकते हैं, यू नेवर नो। जी हाँ, जी हाँ। तो स्टब्स 14 करोड़ में मेरी लिस्ट में मुझे लग रहा है रोक सकती है। इसके अलावा मैंने 11 करोड़ रुपए दिए हैं जैक फ्रेजर मैकगर्क को। फिर से मैंने अक्षर को 18 करोड़ में रोका है। आई थिंक इट विल बी ओनली फेयर कि अगर अक्षर पटेल को 18 करोड़ में रोका जाए। जडेजा अगर 18 डिजर्व करते हैं तो अक्षर भी इक्वली डिजर्व करते हैं हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, इवन उनमें कैप्टनसी स्किल भी है, टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अगर आपने देखा हो, शायद एक बहुत इस फैक्टर के बारे में इनफ बात नहीं होती है, बट ऐसे प्लेयर्स जो टीम बॉन्डिंग अच्छी कर सकते हैं, जो सबको साथ में लेके चलें, उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है, क्योंकि वो और प्लेयरों को भी कंफर्टेबल करते हैं और प्लेयरों से भी बेस्ट निकलवाते हैं। तो अक्षर पटेल उस फैक्टर पर भी, उस मामले में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा अक्षर पटेल सबके साथ मजाक करते हुए, हंसते खेलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ में तो कोई संदेह नहीं है कि वो हंसी मजाक वाले खिलाड़ी है। और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में भी आप चाहे बैटिंग देख लीजिए, चाहे उनकी बॉलिंग देख लीजिए, चाहे फील्डिंग देख लीजिए, कहीं से कोई कमी नहीं है, कहीं से भी कोई भी उनमें कमी 24 नजर नहीं आती है। लेकिन बात आती है सिर्फ पैसों की, जैसे कि आपने बात करी कि रविंद्र जडेजा 18 करोड़ रुपए डिजर्व करते हैं, तो अक्षर पटेल भी डिजर्व करते हैं। तो वो सवाल उस पर भी है कि अगर मिचेल स्टार्क 20 करोड़ डिजर्व करते हैं तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह भी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं उतने वैल्यू में मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेल रहे थे। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये कहीं ना कहीं पर्स वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि दिल्ली कैपिटल्स किस खिलाड़ी को कितना देना चाहेगी। तो जहाँ तक आपने उन्हें 18 करोड़ रुपए में रखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि डीसी शायद उन्हें 14 करोड़ से ज़्यादा नहीं देगी, मेरा ऐसा ओपिनियन है। हालांकि आपकी बात भी सच साबित हो सकती है, ये कहीं ना कहीं हमें ऑक्शन में पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि हमारी जो रिटेंशन लिस्ट है उसमें 2 खिलाड़ियों के नाम जो हमारा जो है वो कंफर्म है, वो है ऋषभ पंत, अक्षर पटेल। ये दोनों कंफर्म है कि ये तो रिटेन होंगे ही होंगे। इसके अलावा जैक फ्रेजर मैकगर्क भी, हम दोनों को ये लगता है 11 करोड़ में जाएंगे। हाँ, 11 करोड़ आपके लिस्ट के हिसाब से कुलदीप पर आरटीएम जा रहा था। हाँ, मुझे लगता है कि कुलदीप और स्टब्स दोनों को आपने आरटीएम में डाला था। हाँ। मुझे लगता है कि कुलदीप और स्टब्स दोनों को ही 14 करोड़ में रिटेन करेगी दिल्ली। और आरटीएम के लिए कुछ नाम हमने नहीं लिए हैं, जैसे हैरी ब्रुक का नाम नहीं लिया। हैरी ब्रुक, अगर आप इंग्लैंड में किसी से भी पूछो तो शुभमन गिल और हैरी ब्रुक, इनफैक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी में ही शुभमन गिल और हैरी ब्रुक 2 अगले सुपरस्टार्स हैं, अलॉन्ग विथ यशस्वी जायसवाल एंड अ फ्यू अदर्स। तो हैरी ब्रुक पिछले साल नहीं खेल पाए थे, उनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। वही सवाल यही आ जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के ज़्यादातर खिलाड़ी जो है ऐसे या तो वो बैकआउट कर जाते हैं, या फिर बीच आईपीएल में छोड़ के चले जाते हैं, या फिर कोई उनकी सीरीज होती है तो इंग्लैंड क्रिकेट उन्हें खुद बुला लेता है। तो इस वजह से इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर दाव खेलना आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए भारी पड़ जाता है। थोड़ा कॉशियस रहेंगी सारी फ्रेंचाइजी ही। और इस बार एक्चुअली आईपीएल ने खुद ने भी नकेल कसने की कोशिश की है ऐसे खिलाड़ियों पर जो पहले तो रजिस्टर करते हैं और फिर बाद में बैकआउट कर जाते हैं। आईपीएल रूल लेकर भी आया है कि ऐसे खिलाड़ी जो मेजर ऑक्शन मिस करेंगे वो माइनर ऑक्शन में वापस नहीं आ सकते हैं। तो हो सकता है ब्रुक पर चांस ना ले दिल्ली कैपिटल्स, शायद आप सही बोल रहे हो। इसके अलावा 2 और खिलाड़ी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए भी। एक तो एनरिक नॉर्किया और दूसरे अंडररेटेड खलील अहमद। अभी इंडियन सेटअप का भी पार्ट है, जहाँ तक मुझे याद है, शायद इसे कंफर्म करना पड़ेगा, बट शायद ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं टेस्ट मैचेस के लिए। और खलील अहमद खिलाड़ी के तौर पे जा रहे हैं। जी, जा रहे हैं जी, ओके। तो वो खलील अहमद लेफ्ट हैंडेडनेस लेकर आते हैं, बॉल अच्छी करते हैं, स्टार्टिंग में अच्छा स्विंग करा लेते हैं। खलील अहमद एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है, उन्हें शायद आरटीएम लिया जा सकता है। तो अंकित जी के हिसाब से लिस्ट है ऋषभ, अक्षर और जैक फ्रेजर मैकगर्क। मेरे हिसाब से ये तीनों के अलावा स्टब्स और कुलदीप भी रिटेंशन का हिस्सा होंगे। अंकित जी कह रहे हैं इन्हें आरटीएम में वापस लिया जाएगा। इसके अलावा हम दोनों ही शायद इस बात पर डिस्कशन करना चाहिए हमें कि नॉर्किया या खलील में से किसी पर आरटीएम खेलेगी टीम या नहीं। मेरे हिसाब से नॉर्किया या फिर खलील अहमद में से अगर किसी पर डीसी आरटीएम खेलना चाहेगी तो वो खिलाड़ी होंगे खलील अहमद। क्योंकि अगर आप एनरिक नॉर्किया की बात करें तो जब वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं तो वो नॉर्किया लगते हैं कि एक ज़बरदस्त तेज़ गेंदबाज है। लेकिन पिछले 2 आईपीएल से अगर आप देखें, एक तो वो इंजर्ड बहुत रहते हैं, इससे पिछले आईपीएल वो पूरी इंजरी की वजह से खेले नहीं। इस बार इंजरी की वजह से वापस आए तो बहुत ज़्यादा मार उन्होंने इस आईपीएल में खाई।
तो जितनी मार वो खाते हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस बार डीसी उन्हें आरटीएम उनके ऊपर यूज़ करना चाहिए। रही बात नॉर्किया ऑक्शन में आ रहे हैं, हाँ नॉर्किया ऑक्शन में आ रहे हैं। रही बात खलील अहमद की, तो बतौर इंडियन तेज गेंदबाज के तौर पर डीसी उन पर आरटीएम यूज़ कर सकती है। डीसी खलील अहमद पर आरटीएम यूज कर सकती है, मुझे भी लगता है खलील अहमद पर आरटीएम यूज किया जा सकता है। तो ये थी हमारी लिस्ट दिल्ली के लिए। थोड़ा सा हमारे ओपिनियंस डिफरेंट है स्टब्स और कुलदीप को लेकर। अंकित जी को लगता है आरटीएम होंगे, मुझे लगता है 14 करोड़ रुपए दोनों को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही चलते हैं अगली टीम पर, पिछली बार की चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स। बहुत इसमें भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत कंफ्यूजिंग नाम होने वाले हैं और बहुत बड़े नाम हैं कि किसे रिटेन किया जाए और किसे रिलीज़ किया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पहली प्रायोरिटी केकेआर जिस खिलाड़ी को देगी वो है आंद्रे रसेल। कहीं ना कहीं वो फर्स्ट चॉइस होंगे, सेकंड चॉइस होंगे। मतलब अंकित जी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, शायद आपने ध्यान ना दिया हो तो मैं लाना चाहूँगा इसे, कि आंद्रे रसेल और सुनील नारायण दोनों 36 साल के हैं अभी। जी हाँ। जब तक अगला आईपीएल स्टार्ट होगा लगभग 37 साल के होंगे और 3 साल की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो 40 की उम्र तक की इन्वेस्टमेंट है ये, तो आप फिर भी आंद्रे रसेल को जी हाँ, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी अभी, क्योंकि मैं सिर्फ उनकी फिटनेस अगर उनकी बात करें तो वो लगातार फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं। कि अभी ड्वेन ब्रावो 41 साल की उम्र में कहीं ना कहीं रिटायर हुए हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट से। तो जहाँ तक वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों की बात आती है तो रसेल की फिटनेस अभी भी एकदम ज़बरदस्त है, बिल्कुल विराट कोहली की तरह वो फिट है और वो पावर हिटिंग करते हैं और गेंदबाजी में भी डेथ स्पेशलिस्ट कहीं ना कहीं माने जाते हैं। और जैसी रिपोर्ट्स आई थी, जो मैं न्यूज़ की रिपोर्ट बता रहा हूँ, तो उसमें ऐसा माना गया कि केकेआर पहली प्रायोरिटी आंद्रे रसेल को ही देना चाह रही है। तो मैंने भी वही गेम खेला है कि आंद्रे रसेल को देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म भी ऐसा ही करके दिखाया है। तो 18 करोड़ में 2 खिलाड़ियों के नाम मैं लूँगा, वो है आंद्रे रसेल और जो कि कप्तान है इस टीम के, श्रेयस अय्यर। उसके बाद 14 करोड़ में जिस खिलाड़ी का नाम मैं लेने जा रहा हूँ उसमें है सुनील नारायण और 11 करोड़ में रिंकू सिंह। और इसके बाद अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर अगर आप देखें तो हर्षित राणा को केकेआर रिटेन कर सकती है। केकेआर रिटेन कर सकती है। मेरी लिस्ट थोड़ी सी डिफरेंट थी। मुझे लगता है 18 करोड़ रसल जा भी सकते हैं क्योंकि उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है, फिटनेस बेहतर रही है, बॉलिंग लगातार कर रहे हैं। हो सकता है 18 करोड़ तक चले भी जाएं, वोंट बी सरप्राइज। बट शायद केकेआर उन्हें 14 करोड़ में रिटेन करना चाहेगी और सुनील नारायण को शायद 11 करोड़ में रिटेन करना चाहेगी। हो सकता है, ऐसा ये भी हो सकता है। एज फैक्टर, दोनों 36 साल के हो गए हैं और भले ही दोनों की परफॉर्मेंसेस वापस आ गई हैं, अपने पीक के आसपास दोनों फिर से पहुंच गए हैं। पिछले साल अगर केकेआर जीती तो ये दोनों मेजर रीजन रहे थे। तो यू नेवर नो। हाँ, क्योंकि सुनील नारायण जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं, आते ही पिंच हिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और गेंदबाजी में ही आते ही काम शुरू कर दिया। और आते उसके बाद गेंदबाजी में आप जानते ही हैं कि किस तरीके की मिस्ट्री गेंदबाजी वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे समय से केकेआर इन दोनों खिलाड़ियों पर भरोसा करती हुई आई है और आगे भी 2-3 साल और कहीं ना कहीं भरोसा इन पर साइकिल और आपके हिसाब से हाँ चल जाएंगे। और एक और खिलाड़ी जिसका नाम हम लेना भूल गए, वो इंडिया के लिए भी अभी उन्होंने वापसी की है, उनके ऊपर शायद वरुण चक्रवर्ती, उनके ऊपर आरटीएम कहीं ना कहीं केकेआर खेलना चाहेगी। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या विचार है? कुछ नाम और एक्चुअली पहले तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने कुछ नाम लिए, अय्यर का नाम लिया, रिंकू का नाम लिया, नारायण रसल, हर्षित राणा का नाम लिया, वरुण चक्रवर्ती आप आरटीएम में वापस ले रहा हूँ। कुछ और नाम है जो इसमें ऐड होने चाहिए। वेंकटेश अय्यर लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। मिचेल स्टार्क अगर ऑक्शन में आते हैं 16-18 करोड़ से कम में नहीं जाने वाले मिचेल स्टार्क, ये तय है। हाँ, मिचेल स्टार्क की अगर बात करें तो मुझे ऐसा ये इस चीज़ के लिए मैं बहुत श्योर हूँ कि मिचेल स्टार्क को रिटेन तो केकेआर किसी भी हाल में नहीं करेंगी। वो इस बार रिलीज तो होंगे, आरटीएम यूज़ कर ले वो अलग बात है, लेकिन इस बार वो उनकी पहली जो ये 4 या 5 चॉइस है उसमें मिचेल स्टार्क का नाम नहीं होंगे। ओके। इसके अलावा एक और नाम है जो काफ़ी अंडररेटेड है, लगातार परफॉर्म करते आए हैं। अय्यर की जब एब्सेंस में उन्होंने कप्तानी भी की थी केकेआर की, नीतीश राणा। आई थिंक इंडिया के भी काफ़ी क्लोज आते रहे हैं, हर बार ऐसे लगता है कि शायद अब उनका सिलेक्शन हो जाए। कंसिस्टेंट सिलेक्शन नहीं हो पाया है। डेब्यू हुआ था आई थिंक श्रीलंका में 2021-22 में जब धवन ने लीड किया था, तब उनका डेब्यू हो गया था, बट वो कंसिस्टेंटली टीम में नहीं रह पाए। लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड आईपीएल प्लेयर और नीतीश राणा भी कंटेंशन में जरूर रहेंगे एटलीस्ट आरटीएम के लिए। तो मेरी लिस्ट अंकित जी से थोड़ी डिफरेंट है। नीतीश राणा के अगर आपने बात करी तो अगर पर्सनल, ये सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है हम दोनों का,
तो नीतीश राणा का मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणा को इस बार केकेआर शायद जाने देंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लखनऊ सुपर जायंट्स में जाएंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी आरटीएम इन पे यूज़ कर ले तो वो केकेआर का कॉल है, और प्रवीण का ओपिनियन है। अच्छा, एलएसजी वैसे बहुत ही स्पेसिफिक भाई का ये एक्सपेक्टेशन है, या जो आप प्रेडिक्शन अपना दे रहे हो कि नीतीश राणा ऑक्शन में जाएंगे, सिर्फ ये नहीं बता रहे एलएसजी में जाएंगे। बहुत बहुत स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है आपकी, ठीक है, देखा जाता है कैसा निकल के आता है वो। बट शायद अय्यर और रसल को 18, मेरे हिसाब से रिंकू को 14, नारायण को 11, हर्षित राणा को 4 करोड़, काफ़ी जान बच गई केकेआर की। हर्षित राणा का डेब्यू नहीं हुआ। 5 खिलाड़ी हो गए, जिसमें से एक अनकैप्ड है, और एक अनकैप्ड और एक आरटीएम जो यूज करना चाहेगी केकेआर, वरुण चक्रवर्ती। आई थिंक आप उनसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस, ही हैज गॉट बैक टू हिज स्पीड, खासकर इंडिया में कोई कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन नहीं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है वरुण चक्रवर्ती की। ही हैज बीन डूइंग वेरी वेल। वेंकटेश अय्यर, स्टार्क ऑक्शन में चले जाएंगे, बट वेंकटेश अय्यर नीतीश राणा पर भी ध्यान दे सकती है केकेआर, लेकिन ये कुछ 5-6 खिलाड़ी हैं। नीतीश राणा, अंकित भाई बता रहे थे कि नीतीश राणा लखनऊ जाने वाले हैं, तो बात कर लेते हैं कि लखनऊ का क्या सीन होने वाला है। लखनऊ सुपर जायंट्स अगली टीम आपके हिसाब से, आपके 5 रिटेंशंस। पहले अब रिटेंशंस बताइए। देखिए, अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं तो कहीं ना कहीं केएल राहुल को रिटेन करना चाहिए, लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ गई हैं और कहीं ना कहीं ये कंफर्म भी है कि केएल राहुल इस बार ऑक्शन में उतर रहे हैं, वो रिटेन नहीं होना चाहते हैं। आरसीबी जाना चाहते हैं, ये अभी सवालिया निशान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बार रिटेन नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से हमने लिस्ट भी इसी हिसाब से बनाई है। तो पहली प्रायोरिटी हम निकोलस पूरन को देना चाहेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त पावर हिटिंग करते हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। तो 18 करोड़ रुपए में निकोलस पूरन, कैप्टन भी वही होंगे, बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरी प्रायोरिटी हम दे रहे हैं वो है भारत के इस बहुत ही स्पीडस्टर माने जाते हैं, 150 से ज़्यादा की गेंदबाजी ये कर सकते हैं, इंडिया के लिए भी अब तो डेब्यू कर लिया है। तो 14 करोड़ में मयंक यादव। हालांकि मयंक यादव के लिए सेम वही चीज़ लागू होती है जो हमने पीछे भी बात किया है कि फ्रेजिलिटी इनकी। मयंक यादव अभी फिर से इंजर्ड हो गए हैं, इंडिया ए के लिए जाने वाले थे, हालांकि फिर से इंजर्ड हो गए हैं, शायद वो गए नहीं हैं। टीम इंडिया के साथ भी रिजर्व लिस्ट में थे। आई थिंक ही इज इंजर्ड अगेन मयंक यादव। तो मयंक यादव लंबे समय तक टिक नहीं पा रहे हैं। पिछले सीजन में भी उन्होंने कुछ 30-40 गेंदें ही डाली थी, 2 मैच ही खेला था या 3 मैच ही खेला था, फिर इंजर्ड हो गए थे। तो मयंक यादव की फ्रेजिलिटी पर काफ़ी सवाल है, और उस फ्रेजिलिटी को ध्यान में रखते हुए 14 करोड़, आर यू श्योर आप 14 करोड़ आपके नज़र में देना चाहोगे? अगर मैं अपनी नज़र से देखा जाऊं तो मेरी नज़र से 14 करोड़ वो डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि फिटनेस, एक तेज़ गेंदबाजी का फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस हिसाब से जो हमने अभी रिपोर्ट्स पढ़ के बताई कि केएल राहुल जहां तक है वो ऑक्शन में उतर रहे हैं, तो उसी रिपोर्ट में ही ये दावा किया गया था कि मयंक यादव को सेकंड प्रायोरिटी लखनऊ सुपर जायंट्स दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो जहाँ तक हमने मयंक यादव का नाम लिया, ये ओपिनियन बेस्ड पर नहीं दिया, ये हमने न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमने नाम बताया कि 14 करोड़ रुपए में मयंक यादव और 11 करोड़ रुपए में रवि बिश्नोई। ये कंफर्मेशन हमें कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक मिला है ESPN क्रिकेट इन्फो से। ESPN क्रिकेट इन्फो ने रिपोर्ट किया है कि पूरन, मयंक यादव और बिश्नोई को रिटेन कर रही है एलएसजी। अगर मैं अपनी लिस्ट बताऊं तो देखिए, केएल अगर रुकते हैं तो 18 करोड़ में रुकेंगे, सीधी सी बात है। अगर बाहर निकलते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं पर्सनली पूरन को 18 करोड़, स्टॉइनिस को 14 करोड़। परफॉर्मेंसेस थोड़ी ऊपर नीचे रहती हैं, थोड़ा सवाल रहता है स्टॉइनिस पर, लेकिन फिर भी बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, एलएसजी को ऑलराउंडर्स पसंद भी हैं। मेरे हिसाब से स्टॉइनिस को 14 करोड़ दिया जा सकता है शायद। इसके अलावा मोहसिन खान, जी हाँ, बेहतर तेज गेंदबाज, अभी अनकैप्ड भी हैं, 4 करोड़ में आराम से एलएसजी रिटेन कर लेगी। अब कंफ्यूजन ये रहेगा कि 4 करोड़ में आयुष बदौनी को ले या मोहसिन खान को ले। हालांकि दोनों को रख सकते हैं, 2 अनकैप्ड हो सकते हैं। अच्छा, दोनों अनकैप्ड हो सकते हैं। जी। तो मोहसिन और बदौनी, ये दोनों आ सकते हैं। बदौनी के भी परफॉर्मेंसेस थोड़ी ऊपर नीचे रही हैं, लेकिन ठीक है, ही इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। अभी 24-25 साल के हैं। आई थिंक अभी जो इंडिया की जो ए टीम थी, अभी किसमें, एशियन गेम्स में गई थी। एशिया कप था, एशियन गेम्स, इमर्जिंग
इमर्जिंग एशिया कप में गई थी, फिर से बोल देता हूँ। आयुष बदोनी भी थोड़ा सा इफी रहा है, उनका परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुआ है पिछले सीजन्स में, पर अभी जो इमर्जिंग एशिया कप में गए थे उन्होंने ठीक परफॉर्मेंसेस दी हैं वहां पे। हाँ, और एलएसजी के लिए भी पिछले 2 सीजन से वो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, जब चाहे उन्हें मिडिल ऑर्डर में वो बल्लेबाजी थे, चाहे वो फिनिशिंग का रोल निभाए, या कभी कभी तीसरे नंबर पर भी उन्होंने बल्लेबाजी की है। जो जैसे मौके उन्हें मिले हैं उस मौकों पर वो खरे उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं और अभी यंग है, 24 अभी साल यंग के है, तो लंबी इन्वेस्टमेंट फॉर द हिसाब से फ्यूचर हाँ किया जा सकता है। 4 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इंडिया का जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है, ऑक्शन में उतरेंगे 6 करोड़ 5 करोड़ आराम से मिल जाएंगे। तो 4 करोड़ इज अ गुड डील फॉर आयुष बदोनी। तो पूरन सर्टेन है 18 करोड़। मेरे हिसाब से स्टॉइनिस को भी रोकना चाहिए। मैं रिपोर्ट्स पर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। टीमें कई बार फेक भी हो सकती हैं, लेकिन जैसी हम रिपोर्ट है, लेकिन वो आपके साथ शेयर करना ज्यादा जरूरी है। जरूर। सो पूरन 18 करोड़ सर्टेन है। मोहसिन खान 4 करोड़ ऑलमोस्ट सर्टेन है मेरे हिसाब से। बदौनी को रिटेन करना चाहेगी लखनऊ, ज़रूर सोचेगी इस बारे में। और केएल क्योंकि ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ऑक्शन में उतरेंगे, केएल को हटा देते, तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये 3-4 रिटेंशंस होने वाले हैं, 2 आरटीएम्स रहेंगे। मयंक यादव अगर ऑक्शन में जाते हैं तो 11 या 14 करोड़ में नहीं जाएंगे। मयंक यादव आपके 10 करोड़ तक में आ सकते हैं क्योंकि फिटनेस इज अ मेजर कंसर्न। बिल्कुल इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि फिटनेस मेजर कंसर्न है। और तो खासकर तेज गेंदबाज के लिए, खासकर तेज गेंदबाज बल्लेबाजी एक बार को चल जाएगी। जो महेंद्र सिंह धोनी भी अनफिट है, लेकिन बल्लेबाजी करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी का फिट रहना बहुत जरूरी है। पिछले सीजन में भी बस 1-2 मैच खेल पाए थे। मुझे क्या लगता है कि मयंक यादव, बिश्नोई और कृणाल, इन 3 में से शायद कृणाल के स्टॉक्स अभी नीचे जा रहे हैं, तो मयंक यादव और बिश्नोई, इन दोनों को आरटीएम, पूरन को 18 करोड़, स्टॉइनिस को 14 करोड़ और बदौनी और मोहसिन को 4-4 करोड़। तो 18, 14, 32 और 8 करोड़, 40 करोड़ में 4 प्लेयर रिटेन कर लेंगे, विच विल बी पूरन, स्टॉइनिस, बदौनी और मोहसिन। और इसके अलावा 2 आरटीएम जो कि लेंगे ये मोहसिन, मयंक यादव के लिए और एक बिश्नोई के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन होने वाला है। आपका क्या कॉम्बिनेशन है? फाइनल वर्ड्स। मेरे कॉम्बिनेशन के हिसाब से निकोलस पूरन, मयंक यादव और रवि बिश्नोई, ये तीनों खिलाड़ी कहीं ना कहीं रिटेन होंगे 18, 14, 11 में। उसके बाद जो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं वो हमारे सेम ही हैं, आयुष बदौनी। हाँ, और इसके अलावा अगर जो छठा खिलाड़ी अगर वो है मार्कस स्टॉइनिस, जिसे आरटीएम के थ्रू खरीदना चाहिए। तो कृणाल पर भी बाजी लगा सकते हैं। अभी भी कृणाल आई थिंक 32-33 होंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट शायद 32-33 साल के होंगे। एक अच्छा साइकिल उनसे भी निकाला जा सकता है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लखनऊ स्टॉइनिस पर थोड़ा सवाल है, रिटेन करते हैं नहीं करते हैं, क्या होता है। तो अब बढ़ते हैं अगली टीम पर, मुंबई इंडियंस। और इनमें खिलाड़ियों के नाम सुनोगे तो ये समझ नहीं आता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे। अगर आप मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट में हो, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आप हो कि कैसे इन सारे खिलाड़ियों को बैठाना है। हम भी बहुत कंफ्यूज है कि किसे अपने ओपिनियन के हिसाब से किसे रिटेन करें, किसे रिलीज करें, और सबसे बड़ी बात किसे कितनी पर्स वैल्यू में रखें, क्योंकि नाम इतने बड़े बड़े हैं और दर्शन भी छोटे नहीं है, दर्शन भी बहुत बड़े बड़े हैं, हमेशा से ही आईपीएल में रहे हैं। मतलब आप किसी को भी उठा लो, अपने राइट में सभी ग्रेट प्लेयर्स हैं। आप कैसे बोल सकते हो कि स्काई 18 डिजर्व करते हैं, तो बुमराह भी 18 डिजर्व करते हैं। हार्दिक पांड्या, आई मीन बांग्लादेश सीरीज में इतना अच्छा मारा हार्दिक पांड्या डिजर्व करते हैं। और फिर रोहित शर्मा है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। आई थिंक उनकी कैप्टनसी परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे रही है आईपीएल में, पर उनकी कैप्टनसी, उनका जो ब्रांडिंग है, वो अपने साथ जो फैन फॉलोइंग लेकर आते हैं, वो सब भी वैल्यू ऐड करता है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इनमें से कोई भी दूसरे से बेटर है या दूसरे से कम पैसे मिलेंगे? तो आपके क्या थॉट्स हैं इसमें? अगर मैं मुंबई इंडियंस की राह को थोड़ा सा आसान करना चाहूँ तो वो ये है कि रोहित शर्मा क्रिकेट टुडे के ऑफिस से मुंबई इंडियंस की राह आसान होती है। यस। तो मुंबई इंडियंस की राह को थोड़ा आसान करना चाहूँ तो हालांकि ये राह बहुत कठिन भी है और आसान भी है। अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए तो एक बार को ये आसान हो सकती है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर देखा जाए तो ये राह बहुत मुश्किल है। और वो नाम है रोहित शर्मा, क्योंकि पिछले साल आईपीएल ऑक्शन में कुछ मतभेद हुआ था कैप्टनसी को लेकर। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि जैसे ही रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया गया वो खुश नहीं थे, और स्टार स्पोर्ट्स पर उनकी एक कॉन्वर्सेशन भी अभिषेक नायर की साथ लीक हो गई थी कि मैं आ रहा हूँ। हालांकि और लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि वो ऑक्शन में आने की बात कर रहे हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुंबई इंडियंस के लिए राह ये कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं रिटेन की, तो मैं
प्रायोरिटी चारों खिलाड़ियों को ही देना चाहूँगा। अब पर्स वैल्यू कहीं ना कहीं वो प्रवीण अपने अकॉर्डिंगली बताएंगे, क्योंकि इसमें किसी की भी पर्स वैल्यू मैं अपने हिसाब से तय नहीं कर पा रहा हूँ कि किसे कितने पैसे दिए जाएं। जी, तो एक्चुअली रूल कुछ ऐसा है कि आपके जो रिटेंशंस की लिस्ट है, यानी कि 18, 14, 11, फिर से 18 और 14, ये कुल मिलके 75 करोड़ होता है। और रूल ऐसा है कि आप इस 75 करोड़ को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी जा सकते हो अपने प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए, यानी कि आप चाहो तो इन चारों खिलाड़ियों को 18 करोड़ दे दो, 72 करोड़ हो जाएगा, बट फिर उसके बाद पर्स में पैसे कम पड़ जाएंगे। तो मुझे क्या लगता है कि एमआई के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, बिकॉज ये चारों ऐसे खिलाड़ी हैं जो चारों अपने हार्दिक से बेटर इंडिया में कोई भी ऑलराउंडर नहीं है, जी हाँ। बुमराह से बेटर इंडिया में कोई भी बॉलर नहीं है, स्काई से बेटर इस वक्त इंडिया में कोई भी बैटर नहीं है। रोहित शर्मा इज द कैप्टन, ही इज द मुंबई का राजा रोहित शर्मा। तो इन चारों को आप किसी को भी आगे पीछे नहीं रख सकते हो। मुझे क्या लगता है एमआई के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि चारों को बराबर पैसे दे दे, यानी हो सकता है इन चारों खिलाड़ियों को 16-16 करोड़ रुपए मिल जाए, और फिर आप 16 करोड़ इन चारों को अगर मिले तो 64 करोड़ हो गया, और फिर शायद आप पांचवें खिलाड़ी को तिलक वर्मा को रिटेन कर लो 11 करोड़ रुपए में, 75 करोड़ रुपए। अब इसमें कन्विंस करना पड़ेगा, आई डोंट नो हाउ दैट विल हैपन, क्योंकि 16 करोड़ में अगर बाकी खिलाड़ी 18 करोड़ में जा रहे हैं, रविंद्र जडेजा अगर 18 करोड़ में जा रहे हैं, तो बुमराह स्काई 16 करोड़ में कैसे जाएंगे, ये एमआई को कन्विंस करना होगा। बट मुझे लगता है कि इस सिचुएशन का, क्योंकि चारों बड़े खिलाड़ी हैं, चारों पोटेंशियल कैप्टन्स भी हैं। अभी स्काई नेशनल टीम के कैप्टन है, बुमराह ने टेस्ट टीम लीड की हुई है, हार्दिक अभी तक वाइस कैप्टन थे, कैप्टन भी थे, और रोहित तो कैप्टन है इंडिया के। तो ये चारों ही कैप्टन्स भी हैं, चारों के ईगोज भी ज़रूर होंगे, बड़े खिलाड़ी हैं। इनको मैनेज करने का मुझे एक तरीका जो समझ में आता है कि चारों को बराबर पैसे दो, शायद 16-16 करोड़ 64 करोड़ हो जाए, और फिर तिलक वर्मा को 11 करोड़ में। तिलक वर्मा इज़ अ ग्रेट प्लेयर, आई थिंक ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर। आते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज लेकर देकर जाते हैं। पिछले सीजन भी बैटिंग को चला रहे थे तिलक वर्मा ही, आई थिंक सूर्या कुछ मैचेस में एब्सेंट रहे थे, उनको फिटनेस कंसर्न थी, तिलक वर्मा ही टीम को चला रहे थे, एंड तिलक वर्मा इज वन फॉर द फ्यूचर। आई थिंक हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 10 साल 12 साल सर्व कर सकते हैं एमआई को। बिल्कुल। इसके अलावा एक और नाम जो निकल कर सामने आता है, शायद वो नाम आप लेना भूल गए, वो है ईशान किशन, क्योंकि ओपनर के तौर पर ईशान किशन का भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा है, खासकर मुंबई इंडियंस के लिए। तो ईशान किशन पर भी कहीं ना कहीं वो आरटीएम उनके ऊपर यूज़ करना चाहिए, जहाँ तक तिलक वर्मा है या फिर ईशान किशन है, इन दोनों पर आरटीएम कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस यूज़ करना चाहेगी। वही बात रही अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर, तो अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में अगर देखा जाए तो नेहल वडेरा है एक खिलाड़ी जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, ज़बरदस्त पावर हिटिंग करते हैं, तो उन्हें अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में भी रिटेन किया जा सकता है। कुछ और खिलाड़ी हैं जो अनकैप्ड हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस जिन्होंने दी है। अंशुल कंबोज ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं हाल फिलहाल के समय में। नमन धीर का नाम काफी चलता है कि भाई ये भी बड़े शॉट्स मारते हैं, अच्छा खिलाड़ी है। तो 3 खिलाड़ी हैं, इनमें से ही कोई वधेरा मे बी उनकी परफॉर्मेंस शायद थोड़ी नीचे गई थी 2024 आईपीएल में, मे बी उनसे पहले अंशुल कंबोज को रिटेन करना चाहे एज एन अनकैप्ड प्लेयर। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि ईशान किशन शायद रिटेन नहीं होंगे। ईशान किशन शायद आरटीएम, मुझे लग रहा है ऑक्शन में जाएंगे। अच्छा, ऑक्शन में आएंगे क्योंकि मेरे लिए कोई आरटीएम बच ही नहीं रहा है। हार्दिक, रोहित, बुमराह, स्काई 4, 5वां खिलाड़ी है तिलक वर्मा, और अंशुल कंबोज अनकैप्ड प्लेयर, तो कोई आरटीएम बच ही नहीं रहा है। तो ईशान किशन मेरे हिसाब से ऑक्शन में जाने वाले हैं, बिकॉज अगर मैन टू मैन मार्किंग की जाए तो तिलक वर्मा एट दिस पॉइंट मेरे हिसाब से इज बेटर देन ईशान किशन। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी हैं, परफॉर्मेंसेस भी जो रही हैं। आई थिंक ईशान किशन को जितने काफी पैसे में 15.5 करोड़ में खरीदा था 2022 के ऑक्शन में। नहीं, एमआई को एक विकेट कीपर बल्लेबाज की भी जरूरत पड़ेगी, बट फिर बड़ा ऑक्शन है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। तो ईशान किशन शायद ऑक्शन में उतरने वाले हैं मेरे हिसाब से। अंकित जी को लगता है कि ईशान किशन और तिलक वर्मा दोनों पर आरटीएम खेला बाकी चारों खिलाड़ियों पर हमारी राह, यानी कि आपके हिसाब से कोई ओके। तो अनकैप्ड में से आप किसी को नहीं लेने वाले हो? नहीं, अनकैप्ड में किसी भी खिलाड़ी को नहीं लेना चाहूंगा। ये 4 खिलाड़ी और 2 आरटीएम के साथ आपका ये थॉट है। मेरा थॉट है कि 5 खिलाड़ी, मेरा थॉट ये है कि एक्चुअली 0 आरटीएम होंगे। 4 खिलाड़ी यानी कि हार्दिक, रोहित, बुमराह, स्काई, ये चारों तो रहेंगे ही। इसके अलावा तिलक वर्मा 5वें खिलाड़ी, और शायद अंशुल कंबोज अनकैप्ड प्लेयर,
और 0 RTM के साथ ईशान किशन इन दी ऑक्शन। वेरी सॉरी, देयर आर फ्यू अदर प्लेयर्स, टिम डेविड हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उनकी। आई थिंक जोफ्रा आर्चर को भी रिलीज नहीं किया है एमआई ने अभी तक। जोफ्रा आर्चर को अभी रिलीज नहीं किया, उन्होंने खुद बैकआउट किया था। हाँ, सो जोफ्रा आर्चर भी ऑफिशियली तो एमआई का पार्ट है अभी भी। शायद करेक्शन की जरूरत हो यहाँ पे, वील चेक। एडिटर आप ऊपर लगा दीजिएगा अगर वो अभी पार्ट है या नहीं। तो अगेन बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी और भी हैं उनके पास। आई थिंक अमित मिश्रा खेलते हैं उनके लिए। अमित मिश्रा मुंबई नहीं, पीयूष चावला आई थिंक इनके अलावा भी आई थिंक पीयूष चावला भी अब अनकैप्ड खिलाड़ी की तरह वापस आ सकते हैं, क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गया है। बट पुराने चावल है चावला। जी, चावला जी पुराने चावल है, लेकिन उन्हें अनकैप्ड प्लेयर की तरह रिटेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि अंशुल कंबोज एक बेटर प्रॉस्पेक्ट है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा एमआई कैसे मैनेज करती है। बहुत मुश्किल होने वाला है। बहुत मुश्किल है। हालांकि हम दोनों ने थोड़ी सी राह आसान करने की कोशिश की, लेकिन हेडेक ही मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी का ज्यादा है जी। तो अगली टीम अपना भी हेडेक कम करते हैं, एमआई से आगे बढ़ते हैं। अगली टीम है, पहले बार अपने पहले सीजन में ये चैंपियन बने थे, दूसरे सीजन में रनर अप। गुजरात टाइटंस ने ऑलरेडी एक ठीक ठाक लेगेसी बना ली है अपनी। जी हाँ, हार्दिक पांड्या कप्तान रहे थे। 1-2 सीजन पहले वो मुंबई में, पिछले सीजन में इनफैक्ट मुंबई में शिफ्ट हुए। ये काफ़ी ही शायद सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही, सबसे बड़ा ट्रांसफर रहा आईपीएल के इतिहास में। इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं याद है। हार्दिक पांड्या फ्रॉम जीटी टू एमआई वाज द बिगेस्ट ट्रांसफर। और अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की। तो आप अपनी लिस्ट बताइए, गुजरात टाइटंस में से किसे रिटेन कर रहे हैं और कितने आरटीएम? अगर मैं अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो सबसे पहला नाम जो कि कप्तान इस टीम के शुभमन गिल, उसके बाद राशिद खान, डेविड मिलर, और अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में मोहित शर्मा, जो कि शानदार गेंदबाजी करते हुए आए हैं। डेथ स्पेशलिस्ट ये गुजरात टाइटंस के लिए बन चुके हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी रही है, मतलब मोहित शर्मा की भी कहानी बहुत सुंदर रही है, शानदार कहानी। जी हाँ, इसके अलावा जो खिलाड़ी एक बहुत ही तगड़ा या तो ये बहुत अच्छा अमाउंट लेने वाले हैं। ये खिलाड़ी एक ऐसा है जिसने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, या फिर T20 क्रिकेट में भी जब भी मौका मिला, या फिर आईपीएल में भी जब भी मौका मिला, शानदार परफॉर्मेंस दिया है। वो नाम है मोहम्मद शमी। हालांकि पिछले 1 साल से फिटनेस उनका बहुत कंसर्निंग रहा है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उनको रिटेन तो ये नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ये मोहम्मद शमी ऑक्शन में आएंगे और इनके ऊपर आरटीएम यूज किया जा सकता है, क्योंकि फिटनेस कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। एज भी उनके फेवर में नहीं है। तो ये देखना होगा कि उनकी फिटनेस कैसे रहती है। उसी हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रिटेन करके इतना बड़ा रिस्क। तो आप अपनी लिस्ट बनाइए, आप किसे कितने दे रहे हैं? मैं 18 करोड़ शुभमन गिल जी। उसके बाद हालांकि राशिद खान भी 18 करोड़ ही डिजर्व करते हैं, तो 18 करोड़ ही राशिद खान। उसके बाद 14 करोड़ में डेविड मिलर, ओके, और 11 करोड़ में साई सुदर्शन। ओके, साई सुदर्शन अच्छे बल्लेबाज हैं। पिछले सीजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी साई सुदर्शन की, काफ़ी हद तक अकेले ही टीम को कैरी भी किया था साई सुदर्शन ने। मेरी लिस्ट में थोड़े चेंजेस हैं। मैं गिल को 18 करोड़ देना चाहूँगा, राशिद को 18 करोड़ देना चाहूँगा अगर वो रुकना चाहें तो। ऐसी काफ़ी खबरें आ रही हैं। वैसे एक फन फैक्ट ये है कि राशिद बहुत सारे अलग टूर्नामेंट्स में मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, जैसे कि एमआई न्यूयॉर्क के लिए खेलते हैं राशिद, एमआई एमिरेट्स के लिए खेलते हैं राशिद, एमआई केप टाउन के लिए खेलते हैं राशिद। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई के लिए खेलें आईपीएल में भी। बिल्कुल हो सकता है। बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि एमआई के पास पैसे कम पड़ जाएंगे, लेकिन इट विल बी सुपर इंटरेस्टिंग। एक काफ़ी समय से अंकित भाई ये बात चल रही है कि अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट टेक ओवर करने वाला है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज होंगी वो किसी प्लेयर को अपने साथ रख लेंगी और साल भर उनके लिए खेलेगा। हो सकता है राशिद खान पहले वैसे खिलाड़ी बन जाए, क्योंकि एमआई की 3 फ्रेंचाइजी के लिए ऑलरेडी खेलते हैं वो। आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो 14वीं फ्रेंचाइजी के लिए भी खेलना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी न्यूज़ आपने बताई है कि अगर वो ऑक्शन में आते हैं और एमआई के लिए खेलें तो ये मान लीजिए कि फिर से अनबीटेबल टीम बन जाएगी उनकी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले सीजन्स में एक्चुअली मुंबई इंडियंस के लिए स्पिन हैड बीन अ कंसर्न। आई थिंक अमित मिश्रा ने थोड़े अच्छे पीयूष चावला माफ कीजिएगा, पीयूष चावला ने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे, बट फिर भी स्पिन हैज बीन अ कंसर्न। आई थिंक 2-4 सीजन से ही अच्छे स्पिनर्स नहीं रहे उनके पास। एक अच्छे स्पिनर की जरूरत है मुंबई इंडियंस। और राशिद इज वन जो लंबे समय तक रहेंगे। अभी ऑफिशियली 25-26 साल के
बिल्कुल ऑलराउंडर है, अच्छी ऑलराउंड एबिलिटीज हैं, तो 7वें 8वें नंबर तक उनकी बल्लेबाजी भी एक्सटेंड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफिशियली एज भी उनकी 25-26 साल ही है। तो शाहिद अफरीदी अफगानिस्तान के। जी बिल्कुल, तो राशिद की उम्र भी नहीं बढ़ रही है, तो क्या पता 15-20 साल कितना और खेल जाए आईपीएल। खैर अपनी लिस्ट बता दूं, गिल 18, अगर राशिद रुकते हैं तो राशिद 18। मैं अपनी लिस्ट में यार पता है क्या, शमी इज सच अ लेगेसी, मुझे लगता है कि शमी को इफ नॉट 14 तो 11 पर रोक लेगी। हो सकता है, बट मैं फिटनेस की वजह से ही आपने मिलर को रोका था और शमी को आरटीएम किया था। हाँ। मेरे लिस्ट में ये ऑपोजिट है, मैंने शमी को रोका है, मिलर को आरटीएम किया है। मे भी देखते हैं एंड तक आते आते, शायद मुझे भी आपका थॉट ज्यादा सही लगा कि मिलर जो स्किल लेकर आते हैं विच इज फिनिशिंग द गेम, रेयर स्किल है, कम लोग ही क्योंकि करते हैं। मिडिल कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में ना एक पावर हिटर की जरूरत पड़ती है, और एक ऐसा बल्लेबाज जो आया है तो काम खत्म करके जाएगा और वो काम करते हुए आ रहे हैं। डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के लिए भी, इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए भी वो खेलते थे, तब भी उन्होंने ये काम और किया। गुजरात के लिए भी बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। डेविड मिलर इज अ वेरी रिलायबल प्लेयर। पॉसिबली मैं भी मिलर को अपनी लिस्ट में लाना चाहूंगा, और शमी शायद आरटीएम में बाहर जाए। तो फिर से गिल 18, राशिद 18, मिलर 14, साई सुदर्शन 11 एज वी डिस्कस्ड। इसके अलावा मोहित शर्मा अनकैप्ड प्लेयर, और शमी को आरटीएम से लिया जा सकता है। एक दो और नाम हैं जिन पर शायद बात होगी। शाहरुख अभी जीटी का पार्ट है, हालांकि शाहरुख की परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं उतनी अच्छी। शाहरुख को काफ़ी पैसे दिए गए हैं, आई थिंक 3-4 साल पहले उन्हें 8 करोड़ में खरीदा गया था, काफ़ी पैसे मिले शाहरुख को, बट ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एज ऑफ नाउ। एक और नाम जो जीटी के लिए काफ़ी अंडररेटेड रहा है, धीमे से आता है, अपना काम करके जाता है, कई बार ऐसे काफ़ी हल्ला मचा के भी अपना काम करके जाते हैं। हल्ला मचाते भी थे पहले, हल्ला बोल आरआर का पार्ट थे, तेवतिया, राहुल तेवतिया पर भी आरटीएम लगाया जा सकता है। तो 5 खिलाड़ी हमारे हिसाब से सर्टेन हैं, गिल, राशिद, अगर वो रुकना चाहें तो साई सुदर्शन, मोहित शर्मा और डेविड मिलर। 2 खिलाड़ी जो बचे, शमी और तेवतिया, इनमें से किसी एक पर आरटीएम लगाया जा सकता है, और फिर हो सकता है दूसरे खिलाड़ी को ऑक्शन में वापस खरीद लिया जाए। जी हाँ, ये सब बस एक एस्टरिस्क है कि राशिद हो सकता है ऑक्शन में उतरना चाहें। तो इफ दैट हैपेंस, ये सारी चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती हैं, बट साई सुदर्शन पर नजर रखिएगा। साई सुदर्शन आने वाले समय में बहुत बड़े बल्लेबाज बनने वाले हैं, सब उनका नाम ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली टीम जो पिछले 10 साल से सेमीफाइनल्स में या प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची है, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बहुत अनफॉर्चुनेट स्टार्ट है, बट इसकी बात तो करनी पड़ेगी। 10 सीजन हो गए हैं, पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची है। हर बार जब ये आते हैं तो बहुत सारे बदलाव लेकर आते हैं, लगभग हर बार पूरे पैसे के साथ उतरते हैं ये ऑक्शन में। इस बार क्या होगा पंजाब किंग्स के साथ? मेरे हिसाब से इस बार भी वो बहुत ज़्यादा पैसे लेकर उतरने वाले हैं, क्योंकि आई कुड नॉट फील कि वहाँ पे कौन सा एक सिंगल प्लेयर है जिसे आप 18 करोड़ रुपए देके रोकना चाहोगे, क्योंकि कोई भी प्लेयर हो उनके पास, चाहे वो लिविंगस्टन हो, अच्छे फॉर्म में रहे, बट 18 करोड़ नहीं जाएंगे, 14 करोड़ तक मिल जाएंगे। आपके अर्शदीप भी, शायद अर्शदीप पर वो बैंक करना चाहें क्योंकि लोकल प्लेयर हैं, पंजाबी आइडेंटिटी है उनकी, तो ब्रांडिंग उस हिसाब से कर सकते हैं अर्शदीप पर। लेकिन फिर भी अगर अर्शदीप को चाहे तो वो ऑक्शन में खरीद सकते हैं वापस। तो उनके कैप्टन रहे हैं करण बहुत समय तक, करण भी 18 करोड़ इस ऑक्शन में तो नहीं ले जाने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। शिखर धवन रिटायर हो चुके हैं, लिविंगस्टन की बात हमने की, अच्छी फॉर्म में है, आशुतोष और शशांक अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, बट कौन सा वो एक खिलाड़ी है जिसे आप 18 करोड़ देना चाहोगे? मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि पंजाब किंग्स की रिटेंशन क्या होगी, किसे रोकना चाहेंगे, आपके क्या थॉट्स? मेरे हिसाब से जहाँ तक आपने नाम लिया तो इंडियन खिलाड़ी भी हैं और गेंदबाजी भी जबरदस्त करते हैं, और एक गेंदबाज की जरूरत भी पंजाब किंग्स को पड़ेगी। हालांकि आई थिंक आप अर्शदीप की बात, हालांकि जहाँ तक कि ये काफ़ी बड़ा दाव हो जाएगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क 20 करोड़ में जाते हैं, और उनका कंपैरिजन हम अर्शदीप से करें 18 करोड़ में, या फिर जसप्रीत बुमराह से, तो बहुत ये कहीं ना कहीं ये कंपेयर करना सही नहीं रहेगा पर्स वैल्यू के हिसाब से। लेकिन अगर पंजाब को रिटेन करना है किसी खिलाड़ी को 18 करोड़ में, तो वो खिलाड़ी के लिए नंबर 1 खिलाड़ी अर्शदीप ही है, तो वो पहली प्रायोरिटी अर्शदीप को ही देना चाहेंगे अगर वो रिटेन करना चाहें। बिल्कुल। उसके अलावा जो दूसरा खिलाड़ी है, जो अनकैप्ड खिलाड़ी है मेरे लिस्ट पे, क्योंकि पंजाब किंग्स ना अपना स्क्वाड पूरी तरीके से बदलने जा रही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सैम करन ना तो आरटीएम होंगे और वो ऑक्शन में उतर रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं हर बार यही होता है कि पंजाब किंग्स हर बार अपने सारे प्लेयर चेंज होने वाले हैं, और कप्तान भी इनका बदलने वाला है, कि क्योंकि इन्हें कैप्टेंसी मटेरियल खिलाड़ी भी चाहिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं सुशांत सिंह या फिर आशुतोष शर्मा, इन्होंने लास्ट ईयर काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, तो अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में इन दोनों खिलाड़ियों पर दाव पंजाब किंग्स खेल सकती है। इसके अलावा 14 करोड़ रुपए में कगिसो रबाडा अच्छी डील हो सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी अटैक एक तरफ अर्शदीप, दूसरी तरफ कगिसो रबाडा, एक स्टेबल अटैक इनका हो जाएगा। दूसरी तरफ एक इन्हें पावर हिटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और वो लेग स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, और हाँ, और कहीं ना कहीं फील्डिंग में भी ज़बरदस्त योगदान देते हैं। तो और मेरे इंग्लैंड के ये फेवरेट खिलाड़ी भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 11 करोड़ रुपए में लिविंगस्टन को रिटेन पंजाब किंग्स को कर लेना चाहिए। ओके, तो ये तो मेरी आपके लिस्ट है। हिसाब से अर्शदीप, रबाडा, लिविंगस्टन। हाँ, 18 में अर्शदीप, 14 में रबाडा और 11 करोड़ में लिविंगस्टन। अनकैप्ड खिलाड़ियों के रूप में शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा मेरी लिस्ट में होंगे। ओके, सो 5 खिलाड़ी। और आरटीएम में आप किसे वापस लेना चाहोगे? कि इनके पास जॉनी बेस्टो है, इनके पास अभी भी करन बचे हुए हैं, मैट शॉट बचे हुए हैं, तो इनमें से आरटीएम खिलाड़ी के रूप में मैं कहीं ना कहीं जितेश शर्मा पर दाव खेलना चाहूंगा। जितेश शर्मा भी हैं, जी बिल्कुल, जितेश शर्मा। जॉनी बेस्टो? जॉनी बेस्टो पे नहीं। ओके, वैसे क्यों आप अब जॉनी बेस्टो पर अपना दाव क्यों नहीं खेलना चाहते? जॉनी बेस्टो पर दाव इसीलिए नहीं खेलना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस देखे तो सिर्फ उन्होंने एक मैच जिसमें सेंचुरी मारी थी, उसके बाद अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखें तो हमेशा वो डाउन ही जाता रहा है। कोई अप टू द मार्क परफॉर्मेंस उन्होंने अपने आईपीएल करियर में, जब वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते थे तब ज़बरदस्त परफॉर्म करते थे, लेकिन जब से वो पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हैं उनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। हालांकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए भी अब उन्हें सलामी बल्लेबाजी T20 क्रिकेट में नहीं मिलती है, तो ऐसा मुझे लगता है कि उन्हें नहीं रिटेन करना चाहिए। और ख़ासकर मैंने आपको एक बार वो ईसीबी और इंग्लैंड खिलाड़ियों का एक रूल भी बताया था, ये कभी भी बैकआउट कर जाते हैं, कभी भी ईसीबी ने बुला लेता है वापस, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये नो जॉनी बेस्टो। हाँ, नो जॉनी बेस्टो, जॉनी नो पापा। ओके, तो जॉनी बेस्टो के बारे में मेरा ये ख्याल है कि जॉनी बेस्टो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सीलिंग, क्रिकेट में हमेशा अक्सर ये डिस्कशन होता है कि हाउ हाई इज़ द सीलिंग, यानी कि कोई खिलाड़ी जो है जब अपने पीक पर जाता है तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। जॉनी बेस्टो जब अपने पीक पर पहुंचते हैं तो शायद वो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर लगते हैं। आई थिंक टेस्ट मैचेस में हुआ था 2021 या 2022, एक सीज़न में उन्होंने कुछ 1700 1800 रन कुछ ऐसे बना दिए थे। ही वॉज अनस्टॉपेबल, जो पहला सीज़न था बैस बॉल के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जॉनी बेस्टो की सीलिंग बहुत हाई रही है। आपने एसआरएच का मेंशन किया, एसआरएच के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही थी, लेकिन ही हैज़ बीन एन इनकंसिस्टेंट प्लेयर। मतलब उनका जो लो आता है वो अक्सर आता रहता है, बहुत ऑफन आता रहता है। सो फ्रेंचाइजीज वो प्रेफर करना नहीं चाहिए। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि ही स्टिल अ गुड इनफ प्लेयर। अगर पंजाब किंग्स चाहे तो उन्हें वापस ले सकती है पंजाब किंग्स, बट क्वेश्चन यही होगा कि जॉनी का बेस्ट स्क्वीज करना पड़ेगा पंजाब को। आई थिंक जो काम एसआरएच ने काफ़ी अच्छा किया था। सो मेरी लिस्ट खैर मैं आपको बता देता हूँ, अगर करना ही हो तो। हालांकि पॉसिबल है कि पंजाब बिल्कुल ज़ीरो पैसा लगाए, सिर्फ मे बी एक आधे अनकैप्ड प्लेयर्स को रख ले और पूरे पैसे लगा के वापस ऑक्शन में चली जाए। हो सकता है अर्शदीप को वापस खरीद ले, रबाडा को वापस खरीद ले, बट अगर करना ही है तो अर्शदीप नंबर 1, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। इंडिया के आई थिंक T20 में सेकेंड बेस्ट बॉलर, शमी इंजर्ड है तो शायद सेकेंड बेस्ट बॉलर आफ्टर बुमराह। पंजाबी बॉय है, लोकल बॉय है, ही इज़ मतलब ही हैज़ दैट फ्लेयर अबाउट हिम। आप मतलब थोड़ा सा कूल आदमी है, स्वैगी आदमी है, तो आप उनके अराउंड टीम बिल्ड कर सकते हो। ब्रांडिंग अच्छी हो सकती है बिकॉज लोकल बॉय, एवरीबडी वांट्स अ लोकल बॉय एंड अ बिग इंडियन नेम। मतलब सबको एक अच्छा बड़ा भारतीय नाम चाहिए रहता है, तो अर्शदीप एक बढ़ता हुआ भारतीय नाम है। अर्शदीप पहले रिटेंशन होने चाहिए 18 करोड़ रुपए में। इसके अलावा शशांक और आशुतोष 4 करोड़ रुपए। खबरें ऐसी आ रही हैं कि आशुतोष 32 साल के हो चुके हैं। वो उनका मानना है कि ये उनके लिए शायद आखिरी बड़ा ऑक्शन हो सकता है, तो वो इस मौके को भुनाना चाह रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो ऑक्शन में उतरना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं, मतलब उन्हें भी पता है अगर अच्छा खासा पैसा मिल जाए 8-10 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अगर शाहरुख पर 8 करोड़ रुपए गए हैं पास्ट में, तो आशुतोष पर 8 से 10 करोड़ रुपए आ सकते हैं। पूरे सीजन उन्होंने परफॉर्म किया था, तो आशुतोष शायद ऑक्शन में उतर जाएं, लेकिन अगर रिटेन करना होता है तो आशुतोष और शशांक दोनों को 4-4 करोड़ में रिटेन किया जा सकता है। लिविंगस्टन मेरे हिसाब से 11 करोड़ में रिटेन होंगे। लिविंगस्टन की परफॉर्मेंसेज पंजाब के लिए बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन इंग्लैंड के लिए आई थिंक ही हैज़ बीन इन अ ड्रीम
ड्रीम रन, बहुत बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं ऑफ लेट, सो लिविंगस्टन पर एक बार और इन्वेस्ट कर सकती है पंजाब की फ्रेंचाइजी। अगर वो नहीं करते हैं तो कोई भी फ्रेंचाइजी करना चाहेगी, बिकॉज अगेन लिविंगस्टन इज ऑल्सो अ प्लेयर जिनकी सीलिंग बहुत हाई है, मतलब जब मारते हैं तो बहुत मारते हैं, पावर हिटर है, पावर हिटर है, बॉल को दोनों तरफ घुमा देते हैं, तो राइट हैंडर आता है तो बाहर निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंडर आता है तो फिर उसके लिए भी बाहर निकाल सकते हैं, सो दैट्स अनदर स्किल, और फील्डर भी टॉप क्लास के हैं। तो अर्शदीप, शशांक, लिविंगस्टन, आप बोल रहे हो करण पर आरटीएम नहीं, हो सकता है करण पर आरटीएम खेले, जितेश पर आरटीएम खेले, रबाडा पर आरटीएम खेले। तो मेरे हिसाब से जो 6 होंगे, 3 को ये रखना चाहेंगे, विच इज अर्शदीप, शशांक, लिविंगस्टन। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आशुतोष ऑक्शन में जाना चाहेंगे, ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज दैट, तो उन्हें हम अभी के लिए हटा देते हैं। अर्शदीप, शशांक और लिविंगस्टन, ये 3 रिटेंशंस होंगे मेरे, और करण, रबाडा और जितेश, ये 3 आरटीएम होंगे मेरे। ठीक है, मेरे हिसाब से आरटीएम कहीं ना कहीं मैं जितेश शर्मा पर यूज़ करना चाहूँगा। और इसके अलावा जो मेरी लिस्ट है वो मेरे को उसका नहीं पता कि आशुतोष उसमें ऑक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मैं फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में कि रोकना जरूर चाहेगी। तो मेरी खिलाड़ी जो लिस्ट है, अर्शदीप, कागिसो रबाडा, लिविंगस्टन, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा, ये रिटेन होंगे। और उसके अलावा आरटीएम। ओके, फेयर इनफ। मेरे 3 रिटेंशंस हैं, अंकित जी बोल रहे हैं 5 रिटेंशंस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगली टीम है द फाइनल टीम। ये भी लेगेसी टीम रही है, काफ़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है बिजनेस के मामले में, फैंस के मामले में। बात कर रहे हैं हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। नो क्वेश्चन आस्क्ड, विराट कोहली 18 करोड़ रिटेंशन। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से अगर वो डिमांड करें 25 करोड़ की या 25 करोड़ से ज़्यादा की भी, तब भी विराट कोहली रिटेन होंगे, इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विराट ने पहले भी ऐसे किया था। एक इंस्टेंस था जो मैं बताना चाहूँगा कि आई थिंक मुझे साल भूल रहा है कौन सा साल था, बट किसी ऑक्शन में उन्होंने अपने रिटेंशन वैल्यू से 1 करोड़ कम रुपए लिए थे, ताकि टीम के बैलेंस पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि विराट अब वो स्टेज पर है जहाँ पे उनके लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं करता है। आई थिंक इनफ कमा लिया है विराट भाई ने। तो विराट 18 करोड़, दैट इज सर्टेन। अगले आपके रिटेंशन कौन? अगला रिटेंशन मेरे होंगे रजत पाटीदार, क्योंकि पिछले आईपीएल में अगर आप देखें तो जबरदस्त स्पिन, खासकर स्पिन बॉलिंग अटैक को वो बहुत अच्छे से खेलते हैं, और इसके अलावा फास्ट बॉलर के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। और मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज की कहीं ना कहीं आरसीबी को जरूरत पड़ती है, क्योंकि आरसीबी के लिए जो हमेशा से दिक्कत रही है बल्लेबाजी में, वो उनका मिडिल ऑर्डर ही रहा है। क्योंकि विराट कोहली ओपन करने आते हैं, उनके साथ फाफ डु प्लेसिस आते हैं, जो कोलैप्स होता है वो मिडिल ऑर्डर में ही होता है। तो रजत पाटीदार ने पिछले आईपीएल में वो किरदार बखूबी निभाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि 14 करोड़ रजत पाटीदार कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं। तो 14 करोड़ में रजत पाटीदार। इसके बाद 11 करोड़ मैं कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज को देना चाहूँगा। इसके अलावा जो अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में, हालांकि उन्होंने 5 छक्के रिंकू सिंह के खिलाफ खाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा कमबैक कर लिया है। कमबैक ग्रेटर देन सेटबैक, यश दयाल के लिए परफेक्ट बैट। अब टेस्ट अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में भी उन्हें जगह मिली थी, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। अब T20 आई सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी उनका सिलेक्शन हो गया है। और आरसीबी के लिए राहत की बात यह है कि उनके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो अभी भी अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में ही रिटेन हो सकते हैं 4 करोड़ रुपए में। तो यश दयाल एक अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में फेयर डील होगी मेरे हिसाब से। फेयर इनफ। मेरे हिसाब से देखिए, कोहली 18 करोड़ सर्टेन है, पाटीदार 14 करोड़, नो क्वेश्चन आस्क्ड। पाटीदार और शिवम दुबे 2 बेस्ट स्पिन हिटर्स इन इंडिया राइट नाउ। सिराज 11 करोड़ ऑलमोस्ट सर्टेन है। मैं पर्सनली कैमरन ग्रीन को शायद 18 करोड़ देना चाहूँगा। ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर। जी हाँ, 18 करोड़ आप देना चाहेंगे, लेकिन वही कंसर्न है कि अभी वो बीजीटी में नहीं खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने से बोला है कि वो 6 महीने क्रिकेट से दूर रहने ही वाले हैं। उसके बाद उनकी रिकवरी कैसे होती है, तो इस पर सवालिया निशान रहेगा। इसी वजह से मैंने तो आपने कैमरन ग्रीन को नहीं रखा है। इसी वजह से मैंने कैमरन ग्रीन को आरटीएम में मैं तब उनको देखना चाहूंगा कि अगर उनकी फिटनेस कहीं ना कहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कैसा अपडेट उनकी फिटनेस पर देता है, तब हम देखेंगे कि उनके ऊपर आरटीएम यूज करना है या नहीं। रही बात ग्लेन मैक्सवेल की, तो उन्हें रिलीज करना चाहिए। अब मेरे ख्याल से
काफ़ी टाइम हो गया है वो आरसीबी के लिए इतना अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें ऑक्शन में जाना चाहिए। विल जैक्स को कंसीडर किया जा सकता है आरटीएम में। तो लाइट कटने और कैमरा डिस्चार्ज होने के बाद वी आर बैक आफ्टर अ ब्रेक एंड वी वर टॉकिंग अबाउट फाफ डू प्लेसी। तो फाफ डू प्लेसी इस वक्त 40 साल के हैं। जब तक अगला ऑक्शन आएगा, यानी कि ये ऑक्शन हो रहा है तो 3 साल की तैयारी हो रही है, जब तक 3 साल ख़त्म होंगे 43 ईयर्स के होंगे, क्या फाफ डू प्लेसी पर बेट लेना चाहेगी आरसीबी? अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उन्हें रिलीज कर देना चाहिए। हालांकि ये टफ कॉल है, क्योंकि अभी तक इससे पहले वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले, ज़बरदस्त परफॉर्म किया, एज कैप्टन आरसीबी के लिए खेले, शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने अभी तक दिखाया। लेकिन बात आ जाती है एज फैक्टर की। हालांकि अभी पिछली कुछ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी फाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं, लेकिन एज फैक्टर की वजह से, सिर्फ एज फैक्टर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी उन्हें रिलीज़ करेगी। वहीं कैप्टनसी मटेरियल की बात करें, हाँ आरटीएम लगाएगी फाफ पर आरटीएम लगाना इस बार शायद मुश्किल रहेगा जी, क्योंकि बात 3 साल की हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे फाफ डू प्लेसी की, आरसीबी की कप्तानी की, और आरसीबी की कप्तानी की अगर बात करो, एक पॉसिबल कैप्टन जो हर तरीके से सेंस बनाता है, लोकल बॉय भी हैं, आरसीबी के लिए पहले खेले भी हैं, उनकी जो करंट फ्रेंचाइजी है वो भी शायद बहुत इंटरेस्टेड नहीं है उन्हें रिटेन करने में। बात हो रही है केएल राहुल की, जिनकी वापसी हो सकती है आरसीबी में, शायद होनी भी चाहिए। आरसीबी ऐसी टीम है विच इज़ बिल्ट अराउंड सुपरस्टार्स। हमेशा से कोहली इस टीम का पार्ट रहे हैं, कोहली और एबीडी हमेशा से बड़े स्टार्स रहे हैं, मैक्सवेल अभी पिछले कुछ सालों से रहे हैं, क्रिस गेल रहे हैं इस टीम का हिस्सा, दिनेश कार्तिक बड़े चेहरे रहे हैं, सिराज बड़े चेहरे रहे हैं। तो ये टीम ऐसी है जो बिजनेस और बड़े चेहरों को भी साथ में लेकर चलती है। केएल राहुल जो कि एक बड़े चेहरे हैं, जिनका करियर अभी बहुत अच्छे फेज़ में नहीं है, शायद 32 साल के हो गए हैं, आखिरी कुछ चांसेस हैं उनके पास अपने आप को प्रूव करने के, लेकिन फिर भी T20I में, आईपीएल में एक बहुत बड़ा नाम है केएल राहुल, और इसके अच्छे चांसेस हैं कि केएल राहुल अगर ऑक्शन में आते हैं तो आरसीबी उन्हें अपना कप्तान बनाने के लिए अपनी टीम में शामिल करना चाहे। जी हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं इसके फेवर में हूँ कि केएल राहुल अगर आरसीबी में आते हैं और आरसीबी उन्हें खरीदेगी भी, तो वो एज कैप्टन ही उनको खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर फाफ जाते हैं तो उन्हें एक कैप्टनसी मटेरियल खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली तो अब कप्तानी करने से रहे। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? देखिए, जब कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी तो उस समय ही वॉज बर्डन इन द सेंस कि 5-6 साल से 8 साल से कप्तानी कर रहे थे भारतीय टीम की, 6 साल लगभग। तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर आता है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी उनकी, झलकने भी लगा था कि ही इज़ अंडर प्रेशर, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं आ रही थी, और उन्होंने सोचा कि ठीक है, कप्तानी हटाओ, कोर चीज़ है मेरी बैटिंग, उस पर फोकस करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। बैटिंग थोड़ी बेहतर हुई भी। अब क्योंकि कोहली ऐसे स्टेज में है, 36 साल के होने वाले, अभी नवंबर में क्रिकेट से रिटायर ले चुके हैं, थोड़ा इजी हो गया उनका खुद का शेड्यूल, फैमिली लाइफ भी उनकी बेटर हो गई है। 2 महीने का होता है आईपीएल इंटरनेशनल कप्तानी और आईपीएल कप्तानी में यही डिफरेंस होता है कि इंटरनेशनल कप्तान को हर वक्त सोचना होता है कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने वाली है, वो वर्ल्ड कप आने वाला है, कैसे करना है। आईपीएल कप्तान को 2 मैक्सिमम 3 महीने का टेंशन लेना होता है। एंड कोहली का एक अनफुलफिल्ड सपना भी रहा है कि कप्तानी में ट्रॉफी जिताना। आई थिंक इट्स ओनली नेचुरल कि वो चाहते होंगे कि मेरे कप्तानी में एक ट्रॉफी आए। इंडिया के लिए भी लेजेंडरी टेस्ट कप्तान रहे हैं, ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे, WTC फाइनल नहीं जीत पाए थे, इवन वाइड बॉल क्रिकेट में भी ट्रॉफी नहीं आ पाई उनकी, आईपीएल में भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है आरसीबी। तो मुझे लगता है, और फिर कोहली का जो फेज़ भी है उसको भी कंसिडर करते हुए मुझे लगता है अच्छा चांस है कि एक साइकिल के लिए, 3 साल के लिए कोहली एज द कैप्टन। आई मीन फैंस भी बहुत खुश होंगे। एज फैन अगर देखा जाए तो मैं भी यही चाहूँगा कि विराट कोहली कहीं ना कहीं आरसीबी की कप्तानी करे, और खुद आरसीबी की फ्रेंचाइजी भी यही चाहेगी कि विराट कोहली कैप्टनसी करे। लेकिन ये फैसला डिपेंड करता है विराट कोहली पर कि क्या वो खुद कप्तानी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर वो कप्तानी करने के लिए तैयार होते हैं तो इससे बढ़िया आरसीबी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि वो कप्तानी नहीं भी करते हैं तब भी वो एक लीडर के तौर पर खेलते हैं। आप उनकी फील्ड पर एनर्जी देखिए कि जिस तरीके से वो पूरी एनर्जी दिखाते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो पूरा एग्रेशन हो। विराट कोहली एक कंप्लीट पैकेज है आरसीबी के लिए। बस उनकी बदकिस्मत यही रही है कि वो अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाए आईपीएल में, ना एज कैप्टन ना एज प्लेयर। तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर वो कैप्टनसी करते हैं तो आरसीबी के लिए वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करते हैं तो एज प्लेयर अगर ट्रॉफी जीत जाए तो भी गुड इनफ होगा। आई थिंक कोहली विल बी हैप्पी विद दैट। हालांकि
अच्छा होगा अगर कोहली आते हैं। सब कोई देखना चाहेगा कि कोहली का एक लास्ट, स्पेशली क्योंकि अभी ये भी बातें चल रही हैं कि कोहली की कप्तानी लोग मिस भी कर रहे हैं, कोहली की टेस्ट कप्तानी। आजकल वो रील काफ़ी वायरल हो रही है लॉर्ड्स में जीत वाली की, 60 ओवर्स ऑफ हेल इनको दिखाना है। तो कोहली की कप्तानी को भी बहुत लोग याद कर रहे हैं। और तो आरसीबी के लिए हमारी फाइनल लिस्ट होगी, कोहली रिटेन रहेंगे 18 करोड़, पाटीदार रिटेन रहेंगे 14 करोड़, सिराज 11 करोड़। ग्रीन पर सवालिया निशान है उनके फिटनेस की वजह से, मे बी आरटीएम लेना चाहे, रिटेंशन लिस्ट में शायद ना रखें। यश दयाल एज एन अनकैप्ड प्लेयर आएंगे 4 करोड़ में। विल जैक्स और ग्लेन मैक्सवेल पर भी काफी लॉन्ग एंड हार्ड सोचेगी। मुझे लगता है विल जैक्स आरटीएम में आ सकते हैं। तो ये थी कहानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, ये थी कहानी सारी 10 टीमों की। हमने हमारे जो प्रेडिक्शंस हैं, जो हमारे अनुमान है, उसके हिसाब से रिटेंशंस क्या होनी चाहिए, इसकी एक लिस्ट आपके सामने पेश की है। अगर आप यहाँ तक आए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू क्योंकि बहुत लंबी वीडियो रही, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो रही। आई होप आपने एंजॉय किया। जी हाँ, बाकी पिक्चर जो है इसकी पूरी क्लियर 31 तारीख को हो जाएगी। हम दोनों ने अपना अनुमान बखूबी बताया जो हमें लगा। बाकी ऐसे तमाम वीडियोस के लिए, ऐसे बहुत सारे ओपिनियन, चाहे वो ऑक्शन हो, चाहे वो आईपीएल के दौरान हो, और ऐसे तमाम चीज़ें, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के रिगार्डिंग हो, तमाम चीज़ें हम आपके साथ हमेशा लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस दौरान, क्योंकि हमने काफ़ी सारी बातें की, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, कुछ गड़बड़ निकल गया हो हमारे मुंह से, तो उसे पर्सनली नहीं लीजिएगा। ऑब्वियसली ये सारे प्लेयर्स बहुत स्किल्ड हैं, ऑल ऑफ देम विल फाइंड समथिंग फॉर देमसेल्व्स। एंड इस आईपीएल के दौरान, पूरे आईपीएल की जर्नी में ही हम आईपीएल को अच्छे से कवर करेंगे। ऑक्शंस आ रहे हैं, उन पर अच्छे से बात करेंगे। और इसके बाद जब आईपीएल भी चल रहा होगा तो थ्रू द ऑक्शन, प्री ऑक्शन एंड पोस्ट द ऑक्शन अच्छी एनालिसिस आपको मिलती रहेगी क्रिकेट टुडे के यूट्यूब चैनल से। आपका यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।